हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए आज की वीडियो में क्या लेके आई मैं आप लोगों के लिए। देखिए ये जो है आपके जो है अभी डिफरेंट आपके जो है फार्मासिस्ट के और फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम होने हैं, तो उनके लिए एक रिवीजन वीडियो है। ठीक है, तो इसमें है जो बहुत सारे एमसीक्यूज मैंने एक ही जगह पे आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। ओके, तो इससे जो है आपका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। ओके, तो जितने भी आपके फार्मासिस्ट के, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के या फार्मा कॉम्पिटिटिव जितने भी एग्जाम्स है, तो सभी के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ESIC में आप लोगों का जो है एग्ज़ाम है, बाकी जिला परिषद का, महाराष्ट्र का जो एग्ज़ाम है, ओके, SSB का आपका फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम है, एम्स में भी एग्ज़ाम होना है। तो ठीक है, और जितने भी आपके और भी जितने भी है एग्ज़ाम सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। तो किसी भी फार्मा एग्जाम्स के प्रिपरेशन कर रहे हैं, चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोस होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। ओके, तो बिना देरी स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। चेयरमैन ऑफ ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, देखिए डी टैब, कई बार तो डी टैब की सिंपल डी टैब जो है इसकी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड होता है। तो इसकी जो चेयरमैन है वो आप लोगों से पूछा है कि डी टैब के चेयरमैन कौन है। देखिए प्रेसिडेंट PCI, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस या ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया। तो जो चेयरमैन है डी टैब के वो कौन है? देखिए हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस। आंसर हो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चूज द सेलेक्टिव ब्लॉकर ऑफ बीटा 1 एड्रेनोसेप्टर। सेलेक्टिव जो आपके बीटा 1 ब्लॉकर आपने बताने। देखिए बीटा 1 रिसेप्टर्स जो होते हैं हार्ट में प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो जो बीटा 1 के सेलेक्टिव ब्लॉकर्स हैं उन्हें आप लोग कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स भी बोल सकते हैं। ओके, तो आपसे कहे कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर कौन से हैं, तो भी हमें समझ जाना है कि बीटा 1 ब्लॉकर की बात हो रही है। ओके, तो बीटा 1 जो ब्लॉकर्स हैं उसमें देखिए लैबिटोलोल दिया है आपको, प्राजोसिन दिया है, एटिनोलोल दिया है, प्रोप्रेनोलोल दिया है। देखिए प्राजोसिन जो होता है ये आपका सेलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर में आता है। प्राजोसिन, टिराजोसिन, डोक्साजोसिन, टैमसुलोसिन, सारी जोसिन वाली ड्रग आती है। हमें बताना है बीटा 1 वाला। तो सेलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर इज एटिनोलोल, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। प्रोप्रेनोलोल जो है ये भी आपका नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर में आता है। ओके, किस में आता है? नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर। तो आपका जो सेलेक्टिव जो है बीटा 1 ब्लॉकर कौन सा हो गया? एटिनोलोल हो गया। और देखिए सेलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर्स के नाम जो है वो आप याद कर लीजिए, कई बार एग्जाम में पूछे हुए हैं। देखिए सेलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर्स को कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स भी कहेंगे, और इसके एग्जाम्पल्स में मीटोप्रोलोल आ जाएगा, एटिनोलोल जो आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ था, एस ब्यूटोलोल, बिसोप्रोलोल, एस्मोलोल, बिटाक्सोलोल, सैलिप्रोलोल और नाबिवोलोल। दीज ऑल आर कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स या फिर बीटा 1 सेलेक्टिव ब्लॉकर्स। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज द मिनिमम एरिया विच इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ रिटेल ड्रग स्टोर। ओके, कोई भी रिटेल ड्रग स्टोर को स्टार्ट करने के लिए मिनिमम रिक्वायर्ड एरिया बताना है। 50 स्क्वायर मीटर, 10 स्क्वायर मीटर, 100 स्क्वायर मीटर, 30 स्क्वायर मीटर। इस क्वेश्चन में बहुत से बच्चों को कन्फ्यूज़न है, अभी आपकी कन्फ्यूज़न देखिए क्लियर करते हैं। देखिए मिनिमम एरिया पूछा है रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ रिटेल ड्रग स्टोर। आंसर इज ऑप्शन 2, 10 स्क्वायर मीटर। अभी आपसे पूछते हैं कि होलसेल ड्रग स्टोर के लिए मिनिमम एरिया, तो भी 10 स्क्वायर मीटर। लेकिन अगर कहेंगे रिटेल और होलसेल दोनों के लिए, रिटेल प्लस होलसेल, ओके, इसके लिए कहेंगे तो हमारा 15 स्क्वायर मीटर होगा। ओके, तो ध्यान रखना है, बहुत से बच्चों को इसमें कंफ्यूजन था। तो आपका अगर पूछे रिटेल ड्रग स्टोर के लिए तो आपका 10 स्क्वायर मीटर, होलसेल के लिए 10 स्क्वायर मीटर, दोनों के लिए रिटेल एंड होलसेल की तो 15 स्क्वायर मीटर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर ऑफ एंटीबायोटिक विद देयर रिस्पेक्टिव सोर्स। देखिए एक तरफ आपको एंटीबायोटिक दी है, एक तरफ उनका सोर्स दिया है, करेक्ट पेयर बताना है कौन सा है। देखिए एमिनोग्लाइकोसाइड्स जो है किससे ऑब्टेन होती है? एक्टिनोमाइसिटीज से। पेनिसिलिन्स जो है आपकी बैक्टीरिया से, तो पेनिसिलिन्स तो आपकी बैक्टीरिया से ऑब्टेन ना होकर किससे मिलती है? फंजाई से ऑब्टेन होती है ना।
पॉलीमिक्सिन का लिखा हुआ फंजाई, तो पॉलीमिक्सिन जो होती है ये बैक्टीरिया से ऑब्टेन होती है, ना कि फंजाई से। फिर आपका मैक्रोलाइड्स का बैक्टीरिया लिखा हो तो मैक्रोलाइड्स एक्टिनोमाइसिटीज से ऑब्टेन होती है। तो करेक्ट कौन सा हुआ, हमारा ऑप्शन ए राइट हुआ, क्योंकि अमीनोग्लाइकोसाइड्स जो एक्टिनोमाइसिटीज से ऑब्टेन होती है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अभी मैंने देखिए यहाँ पर लिखे हुए हैं कौन कौन सी एंटीबायोटिक कौन कौन से सोर्स से ऑब्टेन होती है। एंटीबायोटिक्स आर ऑब्टेन फ्रॉम फंजाई, कौन कौन सी एंटीबायोटिक है जो फंजाई से ऑब्टेन होगी, याद रखना है पेनिसिलिन होगा, सिफेलोस्पोरिन होगा और ग्रीसियोफल्विन होगा। ओके, ग्रीसियोफल्विन, पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, ये तीनों जो है फंजाई से ऑब्टेन होगी, इन तीनों के नाम याद रखने हैं। फिर ऐसी एंटीबायोटिक्स जो ऑब्टेन होती है किससे, बैक्टीरिया से, कौन कौन से जो बैक्टीरिया से ऑब्टेन होती है, बेसिट्रासिन होगी, एस्ट्रियोनाम होगी, कोलेस्टिन, टायरोथ्रिसिन, पॉलीमिक्सिन बी, ये सारी जो आपकी एंटीबायोटिक है बैक्टीरिया से ऑब्टेन होती है। ओके, अभी ऐसी एंटीबायोटिक जो ऑब्टेन होती है एक्टिनोमाइसिटीज से, एमिनोग्लाइकोसाइड्स हो जाएंगी, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरमफेनिकोल, मैक्रोलाइड्स एंड पॉलीन्स, ये सारी आपकी किससे ऑब्टेन होती है, एक्टिनोमाइसिटीज से, ध्यान रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द प्लाज्मा पोर्शन ऑफ दिस कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन ब्लड। तो ब्लड जो है उसका जो प्लाज्मा पोर्शन होता है ना, उसका कौन सा कंपोनेंट है, देखिए आरबीसीज है, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स है, वाटर। देखिए जो ब्लड के कंपोनेंट होते हैं ना, उसमें हमारा जो आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेटलेट्स होती है, प्लस साथ में क्या होता है, प्लाज्मा होते हैं, चार कंपोनेंट होते हैं ब्लड के। और प्लाज्मा जो है उसमें मेनली क्या होता है, मोस्टली वाटर प्रेजेंट होता है, तो प्लाज्मा में क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी वाटर हो जाएगा। ओके, देखिए इसमें आपका डी राइट हो गया, कंपोनेंट ब्लड के आपके आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स तो प्लाज्मा होते हैं। प्लाज्मा जो मेन कंपोनेंट होता है ब्लड का, इसमें कंसिस्ट मोस्टली क्या होता है, वाटर होता है विद प्रोटीन, आयंस, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट मिक्स्ड इन इट। ओके, जैसे फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया गवर्नड बाय द प्रोविजन ऑफ फार्मेसी एक्ट, इन विच ईयर वॉज दिस एक्ट पास। सिंपल क्वेश्चन क्या है, फार्मेसी एक्ट कब पास हुआ, सिंपल आपसे ये क्वेश्चन पूछा है। तो सिंपल हमें पता है फार्मेसी एक्ट कब पास हुआ, 1948, 1947, 45, 50। तो हमारा जो है 48 में, 1948 में जो है फार्मेसी एक्ट पास हुआ, तो 1948 आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है समटाइम रेफर टू एज ऑगमेंटेड रिएक्शंस। ये क्या है, ऑगमेंटेड रिएक्शंस है, डोज डिपेंडेंट है, प्रिडिक्टेबल होती है ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग। कौन सी टाइप की रिएक्शंस की बात करी है हमने यहाँ पर ही बताना है, विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज बीइंग डिस्कस्ड हियर। टाइप बी रिएक्शंस, टाइप डी रिएक्शंस, टाइप ए रिएक्शंस, टाइप सी रिएक्शंस। ओके, तो ये रिएक्शंस क्या है, दीज रिएक्शंस आर ऑगमेंटेड रिएक्शंस, डोज डिपेंडेंट है, प्रिडिक्टेबल है। दीज आर टाइप ए एडवर्स ड्रग रिएक्शंस, आंसर इज ऑप्शन 3, टाइप ए रिएक्शंस हो जाएंगी। टाइप ए जो एडवर्स ड्रग रिएक्शंस के बारे में देख लीजिए, ये क्या होते हैं, दीज आर प्रिडिक्टेबल, दीज रिएक्शंस आर ऑगमेंटेड, दीज आर बेस्ड ऑन फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग, विच मीन्स दैट दे आर ऑगमेंटेड बट क्वालिटेटिवली नॉर्मल रेस्पॉन्स ऑफ द ड्रग इंक्लूड साइड इफेक्ट, टॉक्सिक इफेक्ट, कॉन्सिक्वेंस ऑफ ड्रग विड्रॉल, दे आर मोर कॉमन, डोज रिलेटेड एंड मोस्टली प्रिवेंटेबल एंड रिवर्सिबल। तो ये आपकी टाइप ए एडवर्स ड्रग रिएक्शंस। ओके, नेक्स्ट है कंसेप्ट ऑफ जीएमपी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन। सिंपल शेड्यूल्स के ऊपर क्वेश्चन है, शेड्यूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। जीएमपी के लिए शेड्यूल एम हम लोग पढ़ते हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा जिसका आंसर आप ऑप्शन ए कर देंगे। शेड्यूल जी में जीएमएस से मैं बताती हूँ, जो मेडिकल सुपरविजन में ड्रग्स लेनी होती है उसके लिए शेड्यूल जी आता है। शेड्यूल एक्स आपका जैसे नारकोटिक ड्रग, साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस के लिए शेड्यूल एक्स पढ़ते हैं। शेड्यूल एच में आपकी प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स आती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन कंटेन डायरेक्शन टू फार्मासिस्ट फॉर प्रिपेयरिंग द प्रिस्क्रिप्शन एंड फॉर डिस्पेंसिंग दैम इज नोन एज। ओके, तो डायरेक्शन टू फार्मासिस्ट आप लोगों से पूछा, प्रिस्क्रिप्शन के डिफरेंट पार्ट्स हमें पता ही है। सुपरस्क्रिप्शन में क्या आता है, आरएक्स का मतलब, इसका मतलब होता है टेक 2 या यू टेक, है ना, टेक 2 होता है या फिर क्या होता है, यू टेक होता है। फिर आपका होता है इंस्क्रिप्शन जिसमें इंग्रेडिएंट्स आते हैं। फिर सब्सक्रिप्शन जिसमें डायरेक्शन टू फार्मासिस्ट आता है। ओके, फिर होता है सिग्नेचर जिसमें डायरेक्शन टू पेशेंट आता है। तो आपसे डायरेक्शन टू फार्मासिस्ट पूछा, ऑप्शन 3 आपसे जो है सब्सक्रिप्शन बिल्कुल राइट कर देंगे, है ना। नेक्स्ट लैटिन टर्म फॉर ईयर ड्रॉप के लिए लैटिन टर्म बताना है, ऑरेस्टिली, कॉलेरियम, कॉलिटोरियम, हॉस्टस। देखिए हॉस्टस का मतलब होता है ड्रॉट, हॉस्टस लैटिन टर्म किसके लिए है, ड्रॉट के लिए। कॉलिटोरियम जो होता है माउथ वॉश होता है, कॉलिटोरियम क्या होता है, माउथ वॉश। कोलिरियम जो होता है आई वॉश होता है। तो आपका क्या बचा, ऑरेस्टिली
मतलब कि हो गया ईयर ड्रॉप। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल, ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल राइट हो गया, और स्टिली ईयर ड्रॉप होता है। ओके, नेक्स्ट एंजाइम हेक्सोकाइनेज बिलोंग टू द क्लास ऑफ। तो हेक्सोकाइनेज कौन सी क्लास से बिलोंग करेगा? ट्रांसफरेज, ऑक्सीडाइरेक्टेज, हाइड्रोलेज या लाइगेज। तो हेक्सोकाइनेज जो है कौन सी क्लास से बिलोंग करेगा? ट्रांसफरेज से। ओके, एंजाइम्स का वीडियो प्रोवाइड कराया हुआ है, आप लोग बायोकेमिस्ट्री की प्लेलिस्ट से देख लेना उसको। देखिए एंजाइम्स जो है ये मेनली आपके जो होते हैं 6 होते हैं, इसमें 6 काइंड्स है। देखिए हाइड्रोलेज है, ऑक्सीडाइरेक्टेज है, लाइज, ट्रांसफरेज, लाइगेज, आइसोमरेज। तो हमारा जो हेक्सोकाइनेज है किस में आया? आपका जो है ट्रांसफरेज में आया है ना। हेक्सोकाइनेज ट्रांसफरेज में आता है, तो ट्रांसफरेज के बारे में पढ़ लेते हैं। ट्रांसफरेज क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे ना। देखिए दीज एंजाइम्स ये क्या होता है? कैटलाइज करते हैं ट्रांसफर ऑफ एनी ग्रुप एक्सेप्ट हाइड्रोजन आइटम, जैसे मिथाइल ग्रुप, एस्टाइल ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप, इन सबको क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे अमंग सबस्ट्रेट, इन्हें ट्रांसफरेज कहेंगे। जैसे एस्टाइल ट्रांसफरेज हो गया, काइनेज, जिसमें काइनेज में हेक्सोकाइनेज आ गया, मिथाइलेज, पॉलीमरेज, ये सब होते हैं। ट्रांसअमीनेज क्या कराएगा? ट्रांसफर करता है अमीनो ग्रुप को फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर। तो ये आपके ट्रांसफरेज होता है, जिसमें आपका एग्जांपल क्या आ गया? हेक्सोकाइनेज आ गया। बाकी कंप्लीट आपने पढ़ना है तो वीडियो बनाया हुआ, आप वहाँ से पढ़ लेना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन फॉर सब्सटेंस विच आर डिस्ट्रॉयड बाय मॉइस्चर, जैसे ऑयली सब्सटेंसेस एंड ड्राई पाउडर्स। तो ड्राई पाउडर्स और जो ऑयली सब्सटेंस होते हैं जो मॉइस्चर से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो इन सब्सटेंस के स्टरलाइजेशन के लिए कौन सा मेथड आप लोग यूज करेंगे? लाइक गैसेस स्टरलाइजेशन, मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन, ड्राई हीट या स्टरलाइजेशन बाय रेडिएशन। तो इनके लिए हम पाउडर्स के लिए, ऑयल्स के लिए ड्राई हीट स्टरलाइजेशन यूज करते हैं ना। ऑप्शन सी हो जाएगा ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, जिसमें हॉट एयर ओवन यूज होता है। ओके, और मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन में आपके ऑटोक्लेव्स यूज होते हैं, जिसमें सर्जिकल ड्रेसिंग के स्टरलाइजेशन के लिए आपका मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है सैलिसिलेट्स क्या इंड्यूस कराएंगे? पैप्टिक अल्सर, एल्जीमर डिजीज, हिपेटाइटिस या पार्किंसोनिज्म। देखिए सैलिसिलेट्स जो होते हैं ना, ये पैप्टिक अल्सर इंड्यूस कराते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, पैप्टिक अल्सर। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड इन इंट्रावीनस जनरल एनेस्थेटिक। तो इंट्रावीनस, देखिए जनरल एनेस्थेटिक्स जो है उसके सिंपल क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है। तो एक तो आपके आते हैं इनहेलेशनल, आते हैं इनहेलेशनल जनरल एनेस्थेटिक्स होते हैं, और एक क्या होता है? इंट्रावीनस होते हैं। तो इनहेलेशनल में आपका गैसेस में नाइट्रस ऑक्साइड आ जाता है। ओके, और इसमें ये डेस्फ्लुरेन, हाइलोथेन सारे जो है इनहेलेशनल में है। इंट्रावीनस में आपके ये डायजेपाम आ जाएगा, जो आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। डायजेपाम क्या इंट्रावीनस में आएगा। ओके, तो एक बार क्लासिफिकेशन देख लीजिए। देखिए आपके इनहेलेशनल में गैसेस में नाइट्रस ऑक्साइड आ गया, ये आपका जनरल एनेस्थेटिक्स जो है उसका क्लासिफिकेशन है। वोलेटाइल लिक्विड्स में ईथर, हेलोथेन, एनफ्लुरेन, आइसोफ्लुरेन, सिवोफ्लूरेन, डेस्फ्लूरेन। इंट्रावीनस में आपके इंड्यूसिंग एजेंट्स आते हैं, जिसमें थायोपेंटोन सोडियम, मिथोहेक्सिटोन सोडियम, प्रोपोफोल, एटोमिडेट। स्लोअर एक्टिंग ड्रग्स में बेंजोडायजेपिन्स में डायजेपाम, लोराजेपाम, मिडाजोलाम। डायजेपाम जो आपको ऑप्शन में दिया हुआ था। डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया प्रोड्यूस कराएगा कीटामिन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कीटामिन बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, कई बार पूछा डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया कौन प्रोड्यूस कराएगा? कीटामिन। और पीडानाल्जेसिया के लिए आपका फेंटेनाइल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है स्टीवेंसन जॉनसन सिंड्रोम इज द मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट एसोसिएटेड विद वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ द ड्रग। तो स्टीवेंसन जॉनसन सिंड्रोम जो है ये कौन सी ड्रग का एडवर्स इफेक्ट है? सल्फोनामाइड्स का, टेट्रासाइक्लिन, मैक्रोलाइड्स या पेनिसिलिन। तो आपकी जो सल्फोनामाइड्स होती है ना, इनका मोस्ट कॉमन जो आपका एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलता है वो क्या है? स्टीवेंसन जॉनसन सिंड्रोम कोज करा देती है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए टेट्रा जो आपका सल्फोनामाइड्स का एडवर्स इफेक्ट जब आप लोग देखेंगे तो कौन कौन से हैं? क्रिस्टल यूरिया करा देती है, स्टीवेंसन जॉनसन सिंड्रोम है, एक्सफोलिएटिव डर्मेटाइटिस, कर्निकटेरस, हिमोलिसिस। तो बहुत बार पूछते हैं क्रिस्टल यूरिया कौन सी ड्रग का साइड इफेक्ट है? क्या कहेंगे? सल्फोनामाइड्स का। स्टीवेंसन जॉनसन सिंड्रोम भी बहुत बार एग्जाम में आया है, ठीक है, दोनों तो बहुत बार रिपीट हुए हैं। ओके, तो सारे ऑप्शन क्लिनिकल रेस्पॉन्स इज नोन एज। तो रैपिड डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस को ही देख के हमने समझ जाना है इसका मतलब क्या होता है? टैकीफाइलैक्सिस होता है। क्या होता है टैकीफाइलैक्सिस का मतलब क्या होता है? टैकीफाइलैक्सिस, रैपिड डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस इज नोन एज टैकीफाइलैक्सिस। ऑप्शंस में सिनर्जिज्म दिया है, एंटागोनिज्म, इडियोसिंक्रेसी एंड टैकीफाइलैक्सिस, जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। ओके, बाकी की टर्म जो है इनको भी एक बार देख लेते हैं। देखिए सिनर्जिज्म का मतलब क्या होता है? व्हेन द एक्शन ऑफ वन ड्रग इज फैसिलिटेटेड और इंक्रीज बाय द अदर ड्रग। ओके, जब एक ड्रग का एक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाए दूसरी ड्रग को, मतलब दो ड्रग को साथ में दे
ठीक है। तो दूसरी ड्रग क्या करेगी, एक ड्रग का जो एक्शन क्या कर देगी, इंक्रीज करा देगी, इसको क्या कहेंगे, सिनर्जिज्म कहेंगे। फिर कह रहे हैं एंटागोनिज्म क्या होता है, व्हेन इफेक्ट ऑफ वन ड्रग रिड्यूस और इनिबिटेड बाय अदर। ओके, एक ड्रग का इफेक्ट जो है दूसरी ड्रग जो क्या कर रही है, इनिबिट कर रही है, रिड्यूस कर रही है, उसे एंटागोनिज्म। इडियोसिंक्रेसी होता है एन अनयूजुअल और एबनॉर्मल रेस्पॉन्स टू ए ड्रग और मेडिकेशन दैट इज नॉट नॉर्मली सीन इन जनरल पॉपुलेशन। ओके, तो अनयूजुअल या एबनॉर्मल रेस्पॉन्स जो होता है किसी भी ड्रग का, किसी भी सब्सटेंस का, किसी मेडिकेशंस का, उसे इडियोसिंक्रेसी कहेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपका सब्सटेंस इन्वॉल्व इन द कंट्रोल ऑफ प्लेटलेट प्रोडक्शन इज, प्लेटलेट्स की प्रोडक्शन को जो कंट्रोल करेगा ना वो बताना है। देखिए प्लाज्मिनोजन दिया है, थ्रोम्बोपोइटिन दिया है, फिब्रिनोजन है या इरिथ्रोपोइटिन, बताइए। देखिए इरिथ्रोपोइटिन तो आपका किडनी में सिक्रेट होता है और ये आरबीसीज के जो है प्रोडक्शन को कंट्रोल करेगा, है ना। तो आपकी प्लेटलेट के प्रोडक्शन को जो कंट्रोल करता है वो आपका थ्रोम्बोपोइटिन होता है। ओके, आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, थ्रोम्बोपोइटिन। बाकी के टर्म भी अब क्लियर कर लीजिए। देखिए प्लाज्मिनोजन जो है क्या होता है, जाइमोजन, जाइमोजन मतलब कि इनएक्टिव फॉर्म जो होती है ना, प्लाज्मिन की इनएक्टिव फॉर्म होती है प्लाज्मिनोजन। प्लाज्मिन जो होता है मेजर एंजाइम होता है जो क्या करता है, डिग्रेड करता है फिब्रिन क्लोट्स को। फिर फिब्रिनोजन क्या होता है, फिब्रिनोजन एक प्रोटीन होता है जो लीवर से प्रोड्यूस्ड बाय द लीवर। दिस प्रोटीन हेल्प स्टॉप मतलब कि ब्लीडिंग को स्टॉप करने में हेल्प करता है बाय हेल्पिंग ब्लड क्लोट्स टू फॉर्म। ओके, क्लोटिंग में हेल्प करेगा, ब्लड के क्लोट को बनने में हेल्प करेगा। इरिथ्रोपोइटिन क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन है, सिक्रेटेड मेनली बाय किडनी, किडनी से सिक्रेट होता है और जो ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है आरबीसीज के प्रोडक्शन को बोन मैरो में, रेड ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन को, इसको जो रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन होती है इसे इरिथ्रोपोइसिस बोलते हैं ना, तो इरिथ्रोपोइसिस को ही स्टिमुलेट करेगा इरिथ्रोपोइटिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लाज्मा फ्रॉम विच क्लोटिंग फैक्टर्स आर रिमूव्ड इज नोन एज, तो प्लाज्मा जिसमें से क्लोटिंग फैक्टर्स को रिमूव कर दिया गया उसे कहेंगे, क्या कहेंगे, लिम्फ, सीरम, प्लाज्मिन या प्लेटलेट्स, तो क्या कहेंगे, सीरम कहेंगे। ओके, प्लाज्मा फ्रॉम विच क्लोटिंग फैक्टर्स आर रिमूव्ड इज नोन एज सीरम। ओके, देखिए लिक्विड पार्ट जो होता है ब्लड का दैट इज नोन एज प्लाज्मा और प्लाज्मा विदाउट क्लोटिंग फैक्टर इज नोन एज सीरम। ओके, जैसे एंटी बायोटिक दैट इनहिबिट सेल वॉल सिंथेसिस इंक्लूड एक्सेप्ट, तो इनमें से जो आपकी एंटीबायोटिक्स दी हुई है सेल वॉल की सिंथेसिस को इनहिबिट करेंगी, सारी की सारी एक को छोड़ के वो बतानी है। तो सेल वॉल की सिंथेसिस को आपकी पेनिसिलिन इनहिबिट करती है, सिफालोस्पोरिन इनहिबिट करती है, बेसिट्रासिन इनहिबिट करती है, वैनकोमाइसिन इनहिबिट करती है ना। अभी आपके ऑप्शंस में क्या देखिए, सिफरोक्सिमिस, सिफालोस्पोरिन तो सेल वॉल को अफेक्ट करेगी। एरिथ्रोमाइसिन इज मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक, तो ये क्या करती है, प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कराती है, तो आपका आंसर तो ये एरिथ्रोमाइसिन ही हो गया। बाकी वैनकोमाइसिन भी सेल वॉल पे एक्ट करेगी, बंजाइल पेनिसिलिन इज पेनिसिलिन है ना, तो पेनिसिलिन भी क्या करती है, सेल वॉल पे एक्ट करती है, सेल वॉल के सिंथेसिस को इनहिबिट कराती है। ओके, तो एक्सेप्ट पूछा था, तो इरिथ्रोमाइसिन को छोड़ के बाकी तीनों ड्रग क्या करती है, सेल वॉल पे एक्ट करेगी। ओके, आंसर जो है ऑप्शन बी आपका क्लियर हो गया। अभी एक बार देख लीजिए कौन कौन सी ड्रग है जो प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करती है, कौन सी ड्रग है सेल वॉल के सिंथेसिस को इनहिबिट करेगी। तो प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स में आपके आते हैं, एक तो मैक्रोलाइड्स आ जाएंगे जो अभी हमने देखा था ऑप्शंस में, इरिथ्रोमाइसिन है ना, मैक्रोलाइड्स आ जाएंगे, टेट्रासाइक्लिन आएगी, क्लोरमफेनिकोल आएगी, ओके, लिनकोसमाइड है, लिनेजोलिड, एमिनोग्लाइकोसाइड्स, ये सारी की सारी ड्रग क्या करती है, प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करेगी, काफी इंपॉर्टेंट है। सेल वॉल को कौन कौन सी ड्रग इनहिबिट करते हैं, सेल वॉल के सिंथेसिस को पेनिसिलिन, सिफालोस्पोरिन, बेसिट्रासिन, वैनकोमाइसिन एंड साइक्लोसीरीन। ओके, अब कुछ ड्रग्स होती है क्या कहते हैं, ड्रग एक्टिंग ऑन सेल मेम्ब्रेन पे एक्ट करेंगी, कोलेस्टिन, टायरोथ्रिसिन, पॉलीमिक्सिन बी, एम्फोटेरासिन बी, और क्या करती है, इनहिबिट डीएनए गायरेज को इनहिबिट करते हैं फ्लोरोक्विनोलोन्स जो होते हैं ना, जैसे सिप्रोफ्लॉक्सासिन हो गया। इंटरफेयर विद डीएनए फंक्शंस, तो इसमें रिफाम्पिसिन, मेट्रोनिडाजोल आ जाएगा। इंटरफेयर विद इंटरमीडिएटरी मेटाबॉलिज्म, इसमें आपका सल्फोनामाइड्स, सल्फोन्स, पीएस, पैरामिनो सैलिसिलिक एसिड, ट्राइमिथोप्रिम, पायरिमिथामिन, इथैम्ब्यूटोल। ओके, फिर ड्रग होती है क्या करते हैं, डीएनए की सिंथेसिस से इंटरफेयर करेगी, उसमें एसिक्लोविर, जिडोविडिन जो आपकी एंटीवायरल ड्रग होती है वो आ जाएंगी। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विटामिन के इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ फॉलोइंग फैक्टर एक्सेप्ट, देखिए विटामिन के इंपॉर्टेंट है, देखिए ब्लड की क्लोटिंग में हेल्प करता है। अगर आपसे कहीं कौन सा विटामिन है जो ब्लड की क्लोटिंग में हेल्प करता है, तो आपका होता है विटामिन के जो होता है, ये ब्लड की क्लोटिंग में कैसे हेल्प करता है, क्लोटिंग फैक्टर्स जो होते हैं 2, 7, 9, 10,
क्लोटिंग फैक्टर के एक्टिवेशन के लिए रिक्वायर होता है। ओके, कह रहे कि सिंथेसिस ऑफ इसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ फॉलोइंग फैक्टर्स एक्सेप्ट, एक को छोड़ के बाकी सारी फैक्टर्स की जो है सिंथेसिस के लिए इसेंशियल है। तो ये 9 दिया हुआ है, तो 9 के लिए है, 10 के लिए भी है, 2 के लिए भी है, एक्सेप्ट हो जाएगा फैक्टर 3। ओके, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, और तो याद रखना विटामिन के जो है ब्लड की क्लोटिंग में हेल्प करता है, और विटामिन के की अगर देखिए डेफिशिएंसी हो जाएगी तो क्लोटिंग नहीं होगी ब्लड की, तो हेमरेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हेमरेज जो होता है वो हो जाएगा इसकी विटामिन के की डेफिशिएंसी से। ओके, द शेप ऑफ इरिथ्रोसाइट्स डिस्क, तो इरिथ्रोसाइट की शेप पूछिए, सिंपल बाई कॉन्वेक्स है, कॉनकेव है, कॉन्वेक्स है या बाई कॉनकेव है, तो बाई कॉनकेव होता है। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। शेप जो है ह्यूमन आरबीसी रेड ब्लड सेल्स इज नोन टू बी बाई कॉनकेव डिस्क होती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट इज नोन एज मिल्क शुगर, कौन से कार्बोहाइड्रेट्स को कहेंगे? लैक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज या स्टार्च। देखिए लैक्टोज जो होता है ना, इसे कहते हैं मिल्क शुगर। तो लैक्टोज क्या है? एक डाइसैकेराइड होता है, सुक्रोज भी डाइसैकेराइड है, माल्टोज भी डाइसैकेराइड। अब आपसे पूछ लेते हैं कई बार कि लैक्टोज जो है कौन से मोनोसैकेराइड से मिलके बना है, तो लैक्टोज में होता है आपका ग्लूकोज प्लस गैलैक्टोज होता है। ओके, फिर सुक्रोज में ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज होता है, माल्टोज में 2 ग्लूकोज के यूनिट जुड़े होते हैं। ओके, स्टार्च जो है आपका पॉलीसैकेराइड में आता है। ओके, तो आपका आंसर जो है मिल्क शुगर को हम क्या कहेंगे? लैक्टोज। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो इसमें लिखा माल्टोज लैक्टोज ये सब डाइसैकेराइड है। माल्टोज में ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, लैक्टोज में ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, सुक्रोज में ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। नेक्स्ट है व्हाट इज द मोलिकुलर फॉर्मूला, पूछा आपसे ग्लूकोज का। ग्लूकोज जो है आपका मोनोसैकेराइड में आता है, और जो है सिंपलेस्ट आपका जो है मोनोसैकेराइड जो है ग्लूकोज पढ़ते हैं हम लोग, है ना। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। आपने सिंपल याद रखना है, जो आपको ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है C6H12O6। इस टाइप के बेसिक क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लेते हैं। नेक्स्ट है क्लार्क फॉर्मूला ऑफ डोज कैलकुलेशन इज बेस्ड ऑन, चाइल्ड डोज कैलकुलेशन का वीडियो बना हुआ है, उसको देख लीजिए। आपका डोज कैलकुलेशन का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो बिल्कुल गलत नहीं होगा, सारा बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया हुआ है। देखिए क्लार्क फॉर्मूला का आप लोगों से पूछा हुआ है किस पे बेस्ड होता है। देखिए जब चाइल्ड डोज कैलकुलेशन के फॉर्मूलाज पढ़ते हैं तो कुछ फॉर्मूलाज होते हैं जो एज पे, चाइल्ड की एज पे बेस्ड होते हैं। ओके, तो इसमें हमारा यंग्स फॉर्मूला, डीलिंग्स फॉर्मूला ये आते हैं ना, और एक फॉर्मूला होते हैं जो बेस्ड होते हैं किस पे? बॉडी वेट, चाइल्ड बच्चे जो चाइल्ड होता है उसके बॉडी वेट पे जो है बेस्ड होते हैं, उसमें हमारा क्लार्क फॉर्मूला आता है। ओके, तो क्लार्क फॉर्मूला जो है डोज कैलकुलेशन का वो बेस्ड होता है बॉडी वेट पे। आंसर आपका ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। ओके, अभी आपसे आप पूछ ले कि इसमें होता क्या है, पहले तो आप इसका आंसर बॉडी वेट कर दीजिए। तो इसमें होता है वेट ऑफ द चाइल्ड। ओके, वेट ऑफ चाइल्ड, इसको डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे? अब ये डिपेंड करेगा कि वेट आपको किस में दिया है, किलोग्राम में या पाउंड में। अगर पाउंड में, LB पाउंड में होता है तो हम 150 से डिवाइड करेंगे, अगर ये किलोग्राम में होता है तो 70 से डिवाइड करेंगे, इनटू अडल्ट डोज कर देनी है आप लोगों ने। ओके, तो ये क्लार्क फॉर्मूला है, इस पे न्यूमेरिकल भी बन सकता है और इस टाइप से भी आ सकता है, तो ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट ब्रिटिश फार्माकोपिया वाज पब्लिश इन, फर्स्ट BP कब पब्लिश हुआ ये पूछा आप लोगों से। 1864, 1968, 1932 या 1885। तो फर्स्ट BP पब्लिश हुआ था 1864। ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट एफिनिटी इज ए मेजर ऑफ, तो एफिनिटी का मतलब क्या होता है? एक होता है एफिनिटी होता है, एक होता है इंट्रिंसिक एक्टिविटी होता है, 2 टर्म पढ़ते हैं हम लोग। तो एफिनिटी क्या होता है? एफिनिटी होता है ड्रग की रिसेप्टर से बाइंड करने की एबिलिटी। ठीक है, एबिलिटी ऑफ ए ड्रग टू बाइंड विद द रिसेप्टर, उसे एफिनिटी बोलते हैं। देखिए ड्रग्स बाइंडिंग टू प्लाज्मा प्रोटीन नहीं, इनहिबिटिंग पोटेंसी ऑफ ड्रग या ड्रग बाइंडिंग टू रिसेप्टर, ये ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, ड्रग की रिसेप्टर से बाइंड करने की एबिलिटी जो होती है उसको बोलते हैं एफिनिटी बोलते हैं। ओके, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अभी देखिए मैंने इसमें कुछ लिखा हुआ है, देखिए एफिनिटी का मतलब एबिलिटी ऑफ ड्रग टू कंबाइन विद द रिसेप्टर। ओके, एक होता है इंट्रिंसिक एक्टिविटी, इंट्रिंसिक एक्टिविटी का मतलब होता है एबिलिटी ऑफ ड्रग टू एक्टिवेट और इंड्यूस कन्फर्मेशन चेंज इन द रिसेप्टर। ओके, तो इंट्रिंसिक एक्टिविटी जो होती है 0 से 1 होती है। अब आपसे पूछे एगोनिस्ट में क्या है, एफिनिटी है या फिर इंट्रिंसिक एक्टिविटी है? तो
एगोनिस्ट जो है इनमें एफिनिटी भी होती है और इनकी मैक्सिमम इंट्रिंसिक एक्टिविटी होती है 1 होती है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ओके, ध्यान रखना है। और एंटागनिस्ट जो होंगे इनमें एफिनिटी तो होती है बट इंट्रिंसिक एक्टिविटी इज 0। And what about partial agonist? Partial agonist have affinity but intrinsic activity is -1. Okay, next question देखिए, which of the following is an absorbable type of suture material? absorbable suture कौन सा है? ब्रोकाफिल, हॉर्स हेयर, सिल्क या लिनन? ओके, तो absorbable suture में आपका आ जाएगा ऑप्शन A1 हो जाएगा, ब्रोकाफिल आ जाएगा। ओके, तो जो ये सूचर्स होते हैं ना, ये एब्जॉर्बेबल और नॉन एब्जॉर्बेबल होते हैं। तो एब्जॉर्बेबल में हमारा जैसे ब्रोकाफिल आपको ऑप्शन में दिया होता था, कैटगट बहुत कॉमन एग्जांपल है, कैटगट का एग्जाम में काफ़ी बार पूछते हैं, और कंगारू टेंडेंस आता है। फिर आपके नॉन एब्जॉर्बेबल भी नाम याद कर लीजिए आप लोग, नॉन एब्जॉर्बेबल में कौन से आते हैं। सिल्क जो है मोस्ट कॉमन एग्जांपल होता है, लिनेन, कॉटन, सिंथेटिक थ्रेड, हॉर्स हेयर, मेटल एंड अलोज और सिल्क वॉर्म गट, ये आपके नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर मटेरियल्स के एग्जांपल्स हैं। ओके, नेक्स्ट, हाउ मेनी कॉपीज ऑफ स्टेट रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट शुड सप्लाई टू सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल एवरी ईयर? सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल मतलब कि पीसीआई, पीसीआई को क्या बोलते हैं, सेंट्रल काउंसिल बोलते हैं ना। तो कह रहे कि हाँ कितनी कॉपीज जो होती है स्टेट रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट, फार्मासिस्ट के जो स्टेट फार्मेसी काउंसिल में जो फार्मासिस्ट का रजिस्टर होता है ना, कितनी कॉपीज जो होती है वो पीसीआई को जो है सेंट्रल काउंसिल को सप्लाई करनी होती है हर साल, 5, 2, 3 या नन। तो ये 5 कॉपीज होती है। ओके, ध्यान रखना, ऑप्शन ए आपका हो जाएगा। 5 कॉपीज जो होते हैं स्टेट रजिस्टर्ड होता है फार्मासिस्ट का, वो सप्लाई करनी होती है सेंट्रल काउंसिल, सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल को एवरी ईयर। ओके, नेक्स्ट इसमें थोड़ा सा लिखा हुआ देखिए, ईच स्टेट काउंसिल शैल सप्लाई टू द सेंट्रल काउंसिल 5 कॉपीज ऑफ द रजिस्टर फॉर द स्टेट एज सुन एज मे बी आफ्टर द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल। ओके, 1 अप्रैल के बाद ही सप्लाई करनी होती है ऑफ ईच ईयर, हर साल। एंड रजिस्ट्रार ऑफ ईच स्टेट काउंसिल शैल इन्फॉर्म द सेंट्रल काउंसिल विदाउट डिले ऑल एडिशंस टू एंड अदर अमेंडमेंट्स इन द रजिस्टर फॉर द स्टेट मेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द एक्शन ऑफ वन ड्रग इज फैसिलिटेटेड और इंक्रीज्ड बाय द अदर ड्रग। जब क्या करें, एक्शन ऑफ वन ड्रग इज फैसिलिटेटेड और इंक्रीज बाय द अदर ड्रग, इस फिनोमिना को क्या कहेंगे? सिनर्जिज्म कहेंगे, टॉलरेंस कहेंगे, एंटागोनिज्म, टैक्कीफाइलैक्सिस। तो मैंने आपको अभी बताया था सिनर्जिज्म होता है ये। आंसर हमारा ऑप्शन जो है ए राइट हो जाएगा। ओके, अब ये जो टर्म्स है, टॉलरेंस का मतलब क्या होता है, रिक्वायरमेंट ऑफ हायर डोज ऑफ ए ड्रग टू प्रोड्यूस गिवन रेस्पॉन्स। एंटागोनिज्म हमने देख लिया, इफेक्ट ऑफ वन ड्रग रिड्यूस और इनहिबिटेड बाय द अदर। टैक्कीफाइलैक्सिस पता ही है, रैपिड डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस। ओके, नेक्स्ट, अंडर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल्स आर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स। ओके, तो कितने पार्ट्स है देखिए, 16, 12, 18 या 24। तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा, 18 पार्ट्स। ओके, नेक्स्ट जो है इसका मतलब है रेसिप, है ना, रेसिप जो है, और इसका मतलब पूछा आप लोगों ने, इसका मतलब क्या होता है आरएक्स का? देखिए, टू टेक, टू प्रोवाइड, टू रिसीव, टू ऑब्जर्व। तो आरएक्स जो होता है इसका मतलब होता है टू टेक। देखिए, जो हम प्रिस्क्रिप्शन के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स पढ़ते हैं तो उसमें जो है एक इसका आंसर तो हमने कर लिया टू टेक, है ना। देखिए, उसमें एक तो आपका सुपरस्क्रिप्शन आता है। देखिए, प्रिस्क्रिप्शन के पार्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सुपरस्क्रिप्शन में आपका आरएक्स मतलब टू टेक, यू टेक या फिर टेक 2, है ना। फिर आपका इंस्क्रिप्शन आता है। इंस्क्रिप्शन में क्या आता है, हमारा इंग्रेडिएंट्स आते हैं। इन से इंस्क्रिप्शन और इन से इंग्रेडिएंट, सिंपल है ना। फिर हमारा आता है सिग्नेचुरा, सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन में क्या आता है, सब्सक्रिप्शन होता है डायरेक्शन टू द फार्मासिस्ट। फिर एक होता है सिग्नेचुरा में क्या आता है, डायरेक्शन फॉर द पेशेंट। ध्यान रखना है। ओके, तो ये चारों टर्म है, आप ध्यान रखने, बहुत बार पूछ लेंगे। डायरेक्शन टू फार्मासिस्ट है, ये प्रिस्क्रिप्शन के कौन से पार्ट में आएगा, है ना। डायरेक्शन टू पेशेंट है, वो किस में आएगा, आरएक्स किस में आएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स जो होता है, देखिए इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म आपका वेरिसिला जूस्टर वायरस होता है ना, वेरिसिला जूस्टर वायरस होता है। मतलब कि ये क्या है, वायरल डिजीज है। देखिए, आपको पता होना चाहिए कौन सी डिजीज वायरल है, कौन सी बैक्टीरियल है ना, क्योंकि कई बार एग्जाम में ये भी आते हैं कि मतलब जैसे चिकन पॉक्स क्या है, वायरल डिजीज है, इस टाइप से। तो हमसे पूछा इसका इंक्यूबेशन पीरियड पे भी क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आपको पता होने चाहिए। तो अभी हमें चिकन पॉक्स का पता करना है क्या होता है।
होता है 14 to 21 डेज, 1 to 2 डेज, 12 to 24 आवर्स या 50 to 60 डेज। देखिए चिकन पॉक्स का होता है ऑप्शन ए 14 to 21 डेज होता है। ओके, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर ब्रिटिश फार्माकोपिया बीपी वॉज मेड ऑफिशियल इन इंडिया, 1885, 1915, 1893, 1869। तो ये ऑप्शन जो है 1 हो जाएगा 1885, 1885। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक। देखिए एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स जो आपके स्ट्रिप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन ये सब पढ़ते हैं ना आप लोग, तो उसके बारे में देखिए आपको ना 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। ओके, तो आपने बताना है कि इसमें से कौन सी क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो इनमें से कौन सा सही है कौन सा ट्रू है ये बताना है, कौन सा करेक्ट है। देखिए एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स आर बैक्टीरियोस्टैटिक इन नेचर। देखिए तो जो कौन सी बैक्टीरियोस्टैटिक है कौन सी बैक्टीरियोसाइडल ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए बैक्टीरियोस्टैटिक जो होती है ना उसमें देखिए एक तो आपकी कौन सी आती है, मैक्रोलाइड्स आती हैं। ओके, मैक्रोलाइड्स और बैक्टीरियोस्टैटिक। फिर आपकी आती है टेट्रासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन है क्लोरमफेनिकोल। ओके, क्लोरमफेनिकोल, टेट्रासाइक्लिन ये भी बैक्टीरियोस्टैटिक होती है। एमिनोग्लाइकोसाइड्स क्या होती है, बैक्टीरिसाइडल होती है। ध्यान रखना एमिनोग्लाइकोसाइड क्या बैक्टीरिसाइडल है। पेनिसिलिन जो होती है वो बैक्टीरिसाइडल होता है, क्लोरमफेनिकोल जो है वो भी बैक्टीरिसाइडल होती है। ध्यान रखना है आप लोगों ने। तो आपका जो है फर्स्ट ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया, आपने तो ट्रू बताना ना। तो एमिनोग्लाइकोसाइड आर नॉट बैक्टीरियोस्टैटिक, दीज आर बैक्टीरिसाइडल, है ना, तो ये तो हमारा गलत हो गया। फिर देखिए एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक आर मोर एक्टिव इन अल्कलाइन मीडियम। अभी नेक्स्ट देखिए एनारोबिक बैक्टीरिया आर मोर सेंसिटिव टू एमिनोग्लाइकोसाइड। देखिए एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक होता है एनारोब्स के अगेंस्ट तो एक्शन दिखाती ही नहीं है, तो ये भी काट दीजिए, गलत है। फिर एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक इंटरफेयर विद सेल डिवीजन, और बैक्टीरिया के सेल डिवीजन से इंटरफेयर नहीं करती, क्या करती है, प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कराती है। एमिनोग्लाइकोसाइड होगी आपकी, मैक्रोलाइड्स हो गई, है ना, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरमफेनिकोल, सारे की सारी क्या करती है, प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। ओके, और जो है आपका फिर ये एमिनोग्लाइकोसाइड का ये भी गलत हो गया। तो हमने क्या बताना था, हमने बताना था ट्रू, तो कौन सा ट्रू है, ऑप्शन जो है आपका 2 राइट हो गया। ऑप्शन 2 एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक आर ये क्या होती है, मोर एक्टिव होती है एल्कलाइन मीडियम में, तो ये हमें क्या रखना है, ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी देखिए कॉमन जो प्रॉपर्टीज दी हुई है एक बार ये और देख लीजिए कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक, क्योंकि क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया जरूरी नहीं है क्वेश्चन ये ही आएगा, है ना। लेकिन अगर हमें सारी प्रॉपर्टीज पता है तो कुछ भी पूछे हम हर सिचुएशन के लिए प्रिपेयर रहेंगे। देखिए ऑल आर एक्सक्रीटेड अनचेंज्ड इन यूरिन बाय ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन, तो ये इनका जो एक्सक्रीशन होता है बाय ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन होता है इनका। ओके, ऑल आर बैक्टीरिसाइडल एंड मोर एक्टिव एट अल्कलाइन पीएच, बैक्टीरिसाइडल होती है अल्कलाइन पीएच पे एक्टिव होती है। दे एक्ट बाय इंटरफेयरिंग विद बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस, ऑल आर एक्टिव प्राइमरली अगेंस्ट एरोबिक ग्राम नेगेटिव बैक्सीलाई बट डू नॉट इनहिबिट एनारोब्स। ओके, एनारोब्स को इनहिबिट नहीं करेगी, ध्यान रखना है। ऑल एग्जिबिट ऑटोटॉक्सिटी एंड नेफ्रोटॉक्सिटी, एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक ऑटोटॉक्सिक होती है, नेफ्रोटॉक्सिक होती है। दे आयनाइज इन सॉल्यूशंस, ओके, सॉल्यूशंस में आयनाइज हो जाएंगे। आर नॉट एब्जॉर्ब, ओरली एब्जॉर्ब नहीं होगी, ध्यान रखना है। ऑप्शंस देके पूछ लेंगे कौन सी ड्रग है जो ओरली अब्जॉर्ब होती है, तो एमिनोग्लाइकोसाइड्स आर नॉट अब्जॉर्ब्ड ओरली, डिस्ट्रीब्यूट ओनली एक्स्ट्रासेलुलर, डू नॉट पेनिट्रेट ब्रेन और सीएसएफ। ठीक है, तो सारी प्रॉपर्टीज एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक की है, तो आपने थोड़ी सी ध्यान रखनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, देखिए क्या है, न्यूट्रोफिल्स स्क्वीज थ्रो द कैपिलरी वॉल इन द एरिया ऑफ इन्फेक्शन थ्रो अ प्रोसेस कोल्ड, कौन सी प्रोसेस है, देखिए डेक्यूसेशन है, डिस्प्लाजिया है, डिग्लूटेशन है, डायपिडासिस है, तो ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा डायपिडासिस। क्या है, न्यूक्लियोफिल्स स्क्वीज थ्रो द कैपिलरी वॉल इन द एरिया ऑफ इन्फेक्शन, तो इस प्रोसेस को बोलेंगे डायपिडासिस। ओके, नेक्स्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग हीट प्रोसेस अ सॉलिड गेट कन्वर्टेड टू वेपर, देखिए सॉलिड जो है डायरेक्टली कन्वर्ट हो रहा है वेपर्स की में विदाउट द इंटरमीडिएट फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड, नहीं तो सॉलिड से लिक्विड बनेगा तो वेपर बनेगा, लेकिन इसमें क्या सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से वेपर ना बन के सीधा सॉलिड से जो है वेपर बन गया, है ना। तो अभी आपने बताना है कि इसको क्या कहेंगे, इस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहेंगे, डिस्टिलेशन कहेंगे, डेसिकेशन, एक्सिकेशन, तो इसके क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं ना। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्लोटिंग फैक्टर, फैक्टर 9 इज अदरवाइज नोन एज, तो क्लोटिंग फैक्टर्स जो आपके होते हैं ना उस तो फैक्टर नंबर 9 का आप लोगों से नाम पूछे। देखिए क्लोटिंग फैक्टर के जो भी हैं आपके कॉमन नेम्स आपको पता होने चाहिए, फैक्टर 1 2 3 4, तो सारे जितने भी हैं, है ना, तो इनके कॉमन नेम्स पता होने चाहिए। तो अभी आपसे फैक्टर 9 का पूछ लिया, क्रिसमस फैक्टर, हेगमैन फैक्टर, लेबाइल फैक्टर, स्टुअर्ट पावर फैक्टर,
फैक्टर, तो जो फैक्टर नंबर 9 है क्रिसमस फैक्टर होता है, फैक्टर नंबर 9 ध्यान रखना, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। ओके, देखिए फैक्टर नंबर 9 जो है क्रिसमस फैक्टर होता है, क्या होता है, वन ऑफ द सीरीन प्रोटीज ऑफ कोएगुलेशन सिस्टम, इट बिलोंग्स टू पेप्टाइडेज फैमिली। और डेफिशिएंसी जो अगर क्लोटिंग फैक्टर 9 है, 9 की डेफिशिएंसी से क्या होगा, हीमोफीलिया बी हो जाता है। देखिए हीमोफीलिया, एक तो आपका हीमोफीलिया ए होता है, एक हीमोफीलिया बी, एक हीमोफीलिया सी। हीमोफीलिया ए जो होता है ये होता है डेफिशिएंसी ऑफ क्लोटिंग फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी से होता है। हीमोफीलिया बी जो है हमारा क्लोटिंग फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी से हो गया। और हीमोफीलिया सी जो है ना ये क्लोटिंग फैक्टर 11 की डेफिशिएंसी से होता है, मतलब कि 11 जो ऐसे 11 की डेफिशिएंसी से ध्यान रखना है आप लोगों ने। हीमोफीलिया ए बी सी इनके बारे में भी एग्जाम में आ सकता है, तो एक बार क्लोटिंग फैक्टर्स के जो है कॉमन नेम्स भी आप लोग देख लीजिए, मैंने ये भी यहाँ पे लिखे हुए हैं। फैक्टर नंबर 1 जो होता है उसको फिब्रिनोजन बोलते हैं, फैक्टर 2 प्रोथ्रोम्बिन होता है, फैक्टर 3 थ्रोम्बोप्लास्ट या टिश्यू फैक्टर होता है, फैक्टर 4 कैल्शियम होता है। ओके, फैक्टर 5 लेबाइल फैक्टर या प्रो एसिडलीन होता है। फिर फैक्टर होता है आपका कौन सा, 6 ना होके 7 होता है सीधा। ओके, 6 नहीं होता इसमें, 7 होता है स्टेबल फैक्टर या प्रो कन्वर्टिन। फिर फैक्टर नंबर 8 में एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए है ना, इसकी डेफिशिएंसी से हीमोफीलिया ए हो जाता है। फिर फैक्टर नंबर 9 जो आपसे क्वेश्चन में पूछा होता है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी भी बोलते हैं इसको, क्रिसमस फैक्टर भी बोलते हैं, इसकी डेफिशिएंसी से हीमोफीलिया बी होता है फैक्टर नंबर 9 की डेफिशिएंसी से। फैक्टर नंबर 10 है स्टुअर्ट पावर फैक्टर। फैक्टर नंबर 11 एंटी हीमोफिलिक फैक्टर सी, इसकी डेफिशिएंसी से हीमोफीलिया सी हो जाता है। फैक्टर नंबर 12 में हेगमैन फैक्टर आता है। फैक्टर नंबर 13 में फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर होता है। ओके, मतलब एक तरीके से होते तो 13 नहीं है, बाकी जो 6 होता है ना इसमें 6 नहीं है, तो ये वैसे 12 होते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज द लैटिन टर्म डोलोर अर्जेंटे सिग्निफाई इन अ प्रिस्क्रिप्शन। डोलोर अर्जेंटे जो होता है इसका मतलब आपने बताना है क्या है। टू बी टेकन व्हेन द पेन इज सीवियर, टू बी टेकन इमीडिएटली, टू बी टेकन व्हेन द कफ इज सीवियर, टू बी टेकन फ्रीक्वेंटली। देखिए डोलोर अर्जेंटे होता है ऑप्शन 1, टू बी टेकन व्हेन द पेन इज सीवियर। ओके, नेक्स्ट व्हेन which vaccine is a suspension of living cells of a strain of Mycobacterium tuberculosis and was developed by Calmette and Guerin 1906। Calmette and Guerin ने कौन सी जो है वैक्सीन बनाई थी, इनकी जो वैक्सीन थी BCG। Calmette and Guerin के नाम के आगे बी और लगा दीजिए, BCG बन गया है ना, कालमेट का सी लिया, ग्वारिन का जी लिया, और जो ये BCG बैसिलस कालमेट ग्वारिन BCG वैक्सीन की बात हो रही है ना। तो ये BCG वैक्सीन क्या है, सस्पेंशन ऑफ लिविंग सेल्स ऑफ अ स्ट्रेन ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो ये किसके लिए होती है, ट्यूबरक्लोसिस के अगेंस्ट होती है ना BCG वैक्सीन, है ना। ठीक है, तो इसमें क्या है, सस्पेंशन ऑफ लिविंग सेल्स ऑफ स्ट्रेन ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, और इसको डेवलप किया था 2 साइंटिस्ट है, कालमेट एंड ग्वारिन ने 1906 में। कौन सी वैक्सीन है, मैंने आपको बता दिया आंसर, पर्टूसिस दिया आपको, BCG कोलेरा प्लेग। तो आंसर हमारा हो गया ऑप्शन बी BCG लाइव अटेन्युएटेड बैक्टीरियल वैक्सीन हो, ध्यान रखना बैक्टीरियल वैक्सीन है ये BCG, बहुत बार आता है। BCG क्या है, लाइव अटेन्युएटेड बैक्टीरियल वैक्सीन है। ओके, आंसर ऑप्शन बी क्लियर हो गया। नेक्स्ट है व्हाट इज द डोज फॉर ए 50 LB मतलब कि पाउंड चाइल्ड इफ द एवरेज अडल्ट डोज 20 mg दी हुई है और आपको वेट चाइल्ड का दिया हुआ है 50 LB। अब आपको ना चाइल्ड का वेट मिला है, तो आप कौन सा चाइल्ड डोज कैलकुलेशन में हमने पढ़े कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। अगर एज होती तो हम लगा देते यंग्स फॉर्मूला, डिलिंग्स फॉर्मूला लगा देते हैं ना। अगर हमसे कहते हैं इन्फेंट्स के लिए अप टू 2 years के लिए कहते तो हम फ्राइड्स फॉर्मूला लगा देते है ना। अभी हमें वेट दे दिया तो हम कौन सा, हमारे पास तो एक ही ऑप्शन है कौन सा, क्लार्क फॉर्मूला, और वेट भी हमें पाउंड में मिला है, तो क्लार्क फॉर्मूला होता है वेट ऑफ द चाइल्ड। अब ये पाउंड में है वेट, तो इसको डिवाइड करेंगे 150 से। अगर ये किलोग्राम में होता तो करते किससे, 70 से, है ना। तो वेट ऑफ द चाइल्ड इन पाउंड डिवाइड बाई 150 इंटू अडल्ट डोज 20 दिया आपको, तो आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। 20/3 को आप सिंप्लीफाई करेंगे 6.666 ऐसा करेंगे ना। तो अभी ऑप्शंस देख लीजिए कौन सा सही करेंगे आप लोग, 6.2 6.6 6.9 6.1, तो बिल्कुल ऑप्शन 2 राइट कर देंगे, 6.6 है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एड्स इज अ डैश इम्यूनो डिफिशियंसी डिजीज। एड्स जो है किस टाइप का जो है इम्यूनो डिफिशियंसी डिजीज है ना, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है, क्वार्टनरी है। तो देखिए सेकेंडरी इम्यूनो डिफिशियंसी डिजीज में एड्स आता है। ओके, देखिए एड्स से होता है रिजल्टिंग फ्रॉम इन्फेक्शन बाय HIV, है ना, HIV से होता है, इज द बेस्ट नोन सेकेंडरी इम्यूनो डिफिशियंसी होता है लार्जली बिकॉज ऑफ इट्स प्रीवेलेंस एंड हाई मोर्टेलिटी रेट इफ नॉट ट्रीटेड। ओके, तो ये सेकेंडरी जो है आपकी इम्यूनो डिफिशियंसी डिजीज में आ जाएगा एड्स। ओके,
नेक्स्ट है सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी इज सिचुएटेड इन। तो सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी कहाँ पर है, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई या न्यू दिल्ली। तो कहाँ पर है, ऑप्शन ए हो जाएगा सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी इज सिचुएटेड इन कोलकाता। ओके, देखिए सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी हमने बता दिया कोलकाता में। एक सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट भी याद कर लीजिए, कसौली में है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट पूछे तो लखनऊ में, और इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट सिचुएटेड है इज्जत नगर। ठीक है, ये कुछ है लेबोरेटरीज, इनका पूछ लेते हैं कौन सी कहाँ पर है, तो हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडेड एज अ वल्केनाइजिंग एजेंट इन रबर। रबर में जो वल्केनाइजिंग एजेंट की तरह कौन ऐड करते हैं, थायाजोल्स करेंगे, सल्फर करेंगे, जिंक ऑक्साइड है या कैल्शियम कार्बोनेट है। ओके, तो वल्केनाइजिंग एजेंट इन रबर इज सल्फर। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा आंसर, सल्फर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्राइकोमोनास वेजाइनेटिस इज आ। तो जो ट्राइकोमोनास वेजाइनेटिस जो है ट्राइकोमोनियासिस जो कोज कराता है ना, तो उसकी बात हो रही है। तो क्या है, ये एक फंगस है, फंजाई है, एक बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है या वायरस है। तो क्या है ये प्रोटोजोआ होता है। ओके, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। देखिए ट्राइकोमोनास वेजाइनेलिस क्या होता है कि एनारोबिक फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन पैरासाइट होता है और पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कोल्ड ट्राइकोमोनियासिस। ओके, ट्राइकोमोनियासिस का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है ये आपका ट्राइकोमोनास वेजाइनेलिस। ओके, तो ये क्या है, एक प्रोटोजोआ होता है। ओके, नेक्स्ट हमारा नाइट्रिक्सोन। तो ये क्या होते हैं, आपके प्योर ओपियोड एंटागनिस्ट होते हैं। प्योर ओपियोड एंटागनिस्ट में आपका आता है नैलोक्सोन आता है ना, प्योर ओपियोड एंटागनिस्ट होता है जो। ओके, तो किसको एंटागनाइज करेगा, देखिए मॉर्फिन को, क्विनिन को, आर्टिमिसिनिन को, रिजर्पिन को। तो किसे करेगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो गया हमारा, है ना, किसको करेगा, मॉर्फिन को, है ना। मॉर्फिन का जो है ये एंटागनिस्ट होता है, ये एंटागनाइज करता है। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा, मॉर्फिन। देखिए फार्माकोडायनामिक इंटरेक्शन का मतलब यही होता है कि रिसेप्टर के लेवल पे जो इंटरेक्शन होती है, जैसे कि एंटागोनिज्म हो गया, सिनर्जिज्म हो गया, ये सब आपका फार्माकोडायनामिक इंटरेक्शन में। फार्माकोकाइनेटिक अगर होता है तो काइनेटिक में क्या होता है, जैसे एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड इंटरेक्शन, एक ड्रग दूसरे ड्रग के एब्जॉर्प्शन को कम कर रही है, ज़्यादा करा रही है, फिर मेटाबॉलिज्म को कम करा रही है ना। इस टाइप से जो इंटरेक्शन होती है ये आपके फार्माकोकाइनेटिक इंटरेक्शन में आती है। ओके, तो क्लियर हो गया आपका आंसर, ऑप्शन मॉर्फिन हो गया। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग्स आर इंडिकेटिव ऑफ हाइडेंटोइन साइड इफेक्ट इन द चाइल्ड। देखिए इनमें से कौन सी आपकी जो ड्रग मतलब कि जो आपका हाइडेंटोइन जो है इसका साइड इफेक्ट कौन सा है। ओके, हाइडेंटोइन मतलब कि फेनिटोइन जो होता है। ओके, फेनिटोइन कौन सी क्लास की ड्रग है, फेनिटोइन का नाम सामने आते ही हमें पता होना चाहिए कि किसकी बात कर रहे हैं हम लोग। जो हमारी एंटी एपिलेप्सी की जो ड्रग है ना, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग में हमारा फेनिटोइन आता है। फेनिटोइन जो है हाइडेंटोइन डेरिवेटिव होता है। क्या होता है, हाइडेंटोइन डेरिवेटिव में फेनिटोइन आता है, 5,5 डाइफिनाइल हाइडेंटोइन होता है फेनिटोइन। अभी इसकी जो इसका जो है साइड इफेक्ट चाइल्ड में क्या देखने को मिलेगा, देखिए ड्राउजीनेस एंड इरिटेबिलिटी, स्लर्ड स्पीच एंड इंक्रीज सैलिवेशन, हेयर लॉस एंड ट्रेमर, गम हाइपरप्लाजिया, निस्टैग्मा। तो जो फेनिटोइन है वो क्या कराता है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, गम हाइपरप्लाजिया एंड निस्टैग्मस कराता है। फेनिटोइन का ये ब्रांड नेम डायलेंटिन दिया है। ओके, तो ये ऑप्शन डी राइट हो गया। देखिए फेनिटोइन के साइड इफेक्ट एक बार देख लीजिए, गम हाइपरट्रोफी, हार्सुटिज्म, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, ऑस्टियोमलेशिया, फीटल हाइडेंटोइन सिंड्रोम जिसमें आपका हाइपोप्लास्टिक फेलेंजिस आता है। ओके, क्लेफ्ट प्लेट, हेयर लिप, माइक्रोसिफेली, ये सब आ जाएगा। ओके, तो ये हमारे हो गए फेनिटोइन के साइड इफेक्ट्स हो गए। नेक्स्ट इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ मीजल्स। तो देखिए अभी डिजीज के इंक्यूबेशन पीरियड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। अभी एक वीडियो में हमने चिकन पॉक्स का, प्रीवियस वीडियो में चिकन पॉक्स का देखा था ना, इंक्यूबेशन पीरियड है ना 14 to 21 डेज ये वाला दिया हुआ था। तो अभी आपसे मीजल्स का पूछा है, तो मीजल्स का कितना है, 1 to 7 डेज, 7 to 14, 14 to 21, 21 to 28। तो 7 से 14 दिन, ऑप्शन बी 7 to 14 डेज इज अ इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ मीजल्स। ओके, और चिकन पॉक्स का 14 to 21 डेज हो जाएगा। जैसे विच ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर। तो कौन सा ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर है, तो हम पढ़ते हैं डोनर जो होता है यूनिवर्सल डोनर में ब्लड ग्रुप ओ आता है। और अगर कहीं यूनिवर्सल रिसीवर कौन सा होता है
उसमें हम पढ़ते हैं ब्लड ग्रुप ए बी जो होता है वो यूनिवर्सल रिसीवर होता है, ब्लड ग्रुप ओ जो होता है यूनिवर्सल डोनर होता है, इतना तो हमें पता है। अभी ऑप्शंस देखिए, ओ नेगेटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, तो ओ तो 2 में दिया हुआ। अब हमें ये और पता होना चाहिए कि ओ नेगेटिव है या ओ पॉजिटिव है जो यूनिवर्सल डोनर है, ये भी पता होना चाहिए। तो कौन सा होगा, ऑप्शन ए ओ नेगेटिव होता है ना, वो यूनिवर्सल डोनर होगा। ओके, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ओके, जैसे कॉल्चिकम इज कॉमनली नोन एज, तो कॉल्चिकम को क्या कहते हैं, मोंगशूट, माहुआंग, ऑटम क्रोकस या फिंगर फ्लावर। तो कॉल्चिकम जो होता है एक तो मिडोसैफ्रन सीड होते हैं, कोटम क्रोकस, 2 सिनोनिम है, इसके ध्यान रखना है। कॉल्चिकम किस में आता है, हमारा एमिनो एल्कलॉइड्स की ड्रग है कॉल्चिकम, है ना। एमिनो एल्कलॉइड में क्या पढ़ते हो आप, कॉल्चिकम। कॉल्चिकम का सोर्स है कॉल्चिकम ऑट्यूमनेल। कॉल्चिकम की फैमिली क्या है, लिलिएसी। अभी एक एग्जाम में कॉल्चिकम की फैमिली पूछी हुई थी, अभी कौन सा एग्जाम था उसमें, कॉल्चिकम की फैमिली क्या है, लिलिएसी फैमिली है। क्योंकि अभी ना फैमिलीज पे क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आप ना सारी जो आपकी एल्कलॉइड, ग्लाइकोसाइड, सारी मतलब जितनी भी आपकी ड्रग्स हैं, रेजिन्स की, टैनिन्स की, सबकी ड्रग्स की एक बार फैमिली मतलब रिवीजन में फैमिली को अच्छे से देखना, क्योंकि फैमिली पे क्वेश्चंस बन रहे हैं। और मैं ना स्टार्टिंग के जो मेरे पुराने वीडियोस हैं उनमें मैंने फैमिली का वीडियो डाला हुआ है, अलग अलग जो कैटेगरी के ड्रग के वीडियो के फैमिली मैंने कराई थी, तो वो भी आप देख लेना। ओके, तो कॉल्चिकम की है लिलिएसी फैमिली होती है। ओके, और इसका जो है सिनोनिम ऑटम क्रोकस हो गया। बाकी और भी सिनोनिम किस किस किया देखिए, फेड्रा का जो होता है माहुआंग होता है, एकोनाइट का मोंगशूट होता है, कॉल्चिकम का मिड्रोसैफ्रन सीड, ऑटम क्रोकस है ना, ऑटम क्रोकस हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, और वोल्फिया का सर्पगंधा है ना, छोटा चंद। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954, ठीक है। तो ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट का कब का है, ये 1954 का है। तो कह रहा है व्हाट आर द पेनल्टीज फॉर whoever contravenes the provision of this act। तो इसके लिए ऑफेंस पेनल्टीज पे क्वेश्चन है, ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट की पेनल्टीज पूछी हैं। इन केस ऑफ फर्स्ट कन्विक्शन विद इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 6 months और विद फाइन और बोथ। ओके, अगर फर्स्ट कन्विक्शन होता है तो उसमें इम्प्रिजनमेंट 6 month का, फाइन और या दोनों हो सकते हैं। फिर कह रहे हैं सब्सिक्वेंट कन्विक्शन हो तो कह रहे विद इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 1 year और फाइन या बोथ। देखिए दोनों ही सही है, फर्स्ट कन्विक्शन वाली भी सही लिखी हुई है, सब्सिक्वेंट के लिए भी सही लिखी हुई। तो आपके देखिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 बोथ आर ट्रू। तो ये जो पेनल्टीज है, ऑफेंसेस और पेनल्टीज जो आपके ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज में पढ़ते हैं उसकी है ये, तो आपने दोनों याद रखनी है। फर्स्ट कन्विक्शन का क्या है, सेकंड सब्सिक्वेंट कन्विक्शन के लिए क्या होगा, हमारा आंसर हो गया बोथ आर ट्रू। ओके, जैसे टाइप ऑफ स्पायरोचीट बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग सिफिलिस। सिफिलिस जो होता है ये एसटीडीज में आता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में आता है ना। इसका जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है क्या होता है, ट्रिपोनिमा पैलिडियम होता है। तो ट्रिपोनिमा पैलिडियम जो है एक स्पायरोचीट बैक्टीरिया होता है, क्या होता है, स्पायरोचीट बैक्टीरिया। तो क्वेश्चन है कि टाइप ऑफ स्पायरोचीट बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग सिफिलिस, यही पूछा है कौन सा स्पायरोचीट बैक्टीरिया है जो सिफिलिस को प्रोड्यूस कर, सिफिलिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो हमें पता है ट्रिपोनिमा पैलिडियम है ना, लेकिन ये भी पता होना चाहिए कि स्पायरोचीट होता है, स्पायरल होता है ये। देखिए लेप्टोस्पायरा है, हेलिकोबैक्टर बोरेलिया या फिर ये ट्रिपोनिमा। आंसर इज ऑप्शन डी ट्रिपोनिमा। नेक्स्ट ये लिखा हुआ सिफिलिस क्या है, सिस्टमिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है कोज बाय स्पायरोचीट ट्रिपोनिमा पैलिडियम। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द इलेक्टेड मेंबर ऑफ पीसीआई, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसको सेंट्रल काउंसिल भी बोलते हैं। तो इसके जो इलेक्टेड मेंबर देखिए इलेक्टेड होते हैं, मेंबर्स जो होते हैं हमारे जैसे पीसीआई के, स्टेट फार्मेसी काउंसिल के, डीटैप के, इन तीनों के मेंबर्स पढ़ते हैं, है ना। एक तो इलेक्टेड होते हैं, एक हमारे होते हैं नॉमिनेटेड होते हैं, और एक एक्स ऑफिशियो होते हैं। तो ये मेंबर्स इंपॉर्टेंट है, किसी के ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं। तो इन तीनों के हमें इलेक्टेड, नॉमिनेटेड और एक्स ऑफिशियो मेंबर्स पता होने चाहिए, कितने होते हैं और कौन कौन से, मतलब कि पता होने चाहिए, कि नाम भी पता होने चाहिए, क्योंकि पूछ लेते देखिए जैसे इसमें ये क्वेश्चन है इस टाइप से पूछ लेंगे, कौन सा एक्स ऑफिशियो में नहीं आता है ना, कौन सा है जो इलेक्टेड में नहीं आता या फिर आता है, इस टाइप से ट्रू बताना आपने। इलेक्टेड मेंबर ऑफ पीसीआई, पीसीआई के इलेक्टेड मेंबर में क्या बात सही लिखी हुई है, देखिए 6 मेंबर्स इलेक्टेड बाय द यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है वो इलेक्ट करेगा 6 मेंबर्स, या 1 मेंबर इलेक्टेड बाय स्टेट काउंसिल हु शैल बी अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, 1 मेंबर इलेक्टेड बाय मेडिकल काउंसिल ऑफ स्टेट। ठीक है, तो जो इलेक्टेड मेंबर्स है उनके बारे में तीनों बातें सही लिखी हुई, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ओके, पीसीआई की फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के जो इलेक्टेड मेंबर
मेंबर है उसमें 6 मेंबर्स तो क्या होते हैं, यूजीसी इलेक्ट करेगा, एक मेंबर जो होता है इलेक्ट करता है स्टेट काउंसिल, और एक मेंबर इलेक्ट करेगा मेडिकल काउंसिल ऑफ स्टेट। ओके, नेक्स्ट है टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इज मीडिएटेड बाय। देखिए टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस जो होती है उनको कौन मीडिएट करता है, आईजीई एंटीबॉडी इसमें इन्वॉल्व होती है, ध्यान रखना है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, आईजीई एंटीबॉडी, है ना। एंटीबॉडीज जो होती है आपकी GAMED से हम लोग याद रखते हैं ना, इनके आगे IG लगा देती है, IgG, IgA, IgM, IgE और IgD। तो हमारी बात हो रही है IgE की। IgE जो होती है टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस जो होती है मीडिएटेड होती है बाय IgE एंटीबॉडी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पैरामीटर ऑफ द ट्रेडिशनल ट्रायंगल ऑफ एपिडेमियोलॉजी। तो एपिडेमियोलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं, एजेंट, होस्ट एंड एनवायरनमेंट, है ना। तो देखिए एनवायरनमेंट है, एजेंट है, मॉर्बिडिटी नहीं आएगा, एजेंट, होस्ट और एनवायरनमेंट आता है, ऑप्शन 3 आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन 9 ऑफ द नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन इज स्पेसिफिकली अबाउट। देखिए जो नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन जो है इसमें सेक्शन 9 जो है वो किसके बारे में है, देखिए एंटी इन्फेक्टिव मेडिसिन के बारे में, एंटी माइग्रेन मेडिसिन के बारे में, एंटी पार्किंसंस मेडिसिन की, एंटी नियोप्लास्टिक। तो सेक्शन नंबर 9 जो है वो एंटी पार्किंसंस मेडिसिन के लिए है। ओके, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। बाकी की ड्रग्स जो है देखिए एंटी इन्फेक्टिव मेडिसिन के लिए सेक्शन 6 है, एंटी माइग्रेन के लिए सेक्शन 7 है, एंटी पार्किंसंस का सेक्शन 9 हो गया, और एंटी नियोप्लास्टिक मेडिसिन के लिए सेक्शन 8 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इटाई डिजीज इज एसोसिएटेड विद डैश पॉइजनिंग। ओके, तो इनमें से किसकी पॉइजनिंग में देखने को मिलता है, इटाई डिजीज, कैडमियम, मरकरी, लेड या आयरन। तो देखिए कैडमियम की पॉइजनिंग में होता है, ऑप्शन आपका 1 राइट हो जाएगा। ओके, जैसे मेजर कैरियर प्रोटीन ऑफ एसिडिक ड्रग इन ब्लड स्ट्रीम। तो एसिडिक ड्रग होती है उनके लिए कैरियर प्रोटीन कौन सी है, देखिए ग्लोबुलिन, केराटिन, फेरेटिन, एल्ब्यूमिन। देखिए एसिडिक ड्रग जो होती है वो एल्ब्यूमिन से बाइंड करती है, वो जो बेसिक ड्रग होती है वो अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन से बाइंड करेगी। तो एसिडिक ड्रग के लिए आपका एल्ब्यूमिन हो जाएगा, और बेसिक ड्रग होता तो अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन, ध्यान रखना है। तो आपसे एसिडिक का पूछा है तो क्या कर देंगे आप लोग, एल्ब्यूमिन कर देंगे, जो आपको ऑप्शन डी में दिया है। ओके, और जो बेसिक ड्रग के लिए बाइंड करती है अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन से। ओके, जैसे ह्यूमन ब्लड फ्लू इज कोज्ड बाय। तो ह्यूमन ब्लड फ्लू कोज होता है किससे, H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस, H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस, H5N1 इन्फ्लुएंजा वायरस या H2N3। तो ये ऑप्शन सी है H5N1 इन्फ्लुएंजा वायरस। ठीक है, ह्यूमन ब्लड फ्लू इज कोज्ड बाय H5N1 इन्फ्लुएंजा वायरस। ओके, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आर सॉफ्ट रेडिली सोल्यूबल टेबलेट्स होती हैं। ये टेबलेट्स कैसी है, सॉफ्ट हैं, आसानी से सोल्यूबल हो जाती हैं, विच आर यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग सॉल्यूशंस टू बी इंजेक्टेड। ओके, इनका सॉल्यूशंस फॉर्म करके इनको इंजेक्ट करते हैं। कौन सी है ये, डिस्पेंसिंग टैबलेट्स, हाइपोडर्मिक टैबलेट्स, एंटेरिकोटेड टैबलेट्स है, बक्कल टैबलेट्स। देखिए आपका जो है हाइपोडर्मिक टैबलेट्स होती हैं, हाइपोडर्मिक टैबलेट्स का सॉल्यूशन प्रिपेयर करके फिर उनको इंजेक्ट करना होता है, आंसर इज ऑप्शन बी। देखिए हाइपोडर्मिक टैबलेट्स जो होती हैं क्या होती है, कंप्रेस्ड टैबलेट्स होती हैं, विच आर कंपोज्ड ऑफ 1 और मोर ड्रग्स विद रेडिली सॉल्युबल वाटर सॉल्युबल इंग्रेडिएंट्स होते हैं। दिस टैबलेट्स डिसॉल्व इन स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन एंड एडमिनिस्टर्ड बाय पेरेंटल रूट्स। इनको एडमिनिस्टर किया जाता है। मेडिसिन्स यूज्ड फॉर नोजिया एंड वॉमिटिंग आर कॉल्ड। ओके, तो नोजिया एंड वॉमिटिंग के लिए जो मेडिसिन्स यूज करते हैं उन्हें क्या कहेंगे, एनाल्जेसिक्स। देखिए एनाल्जेसिक्स तो हमारे जो पेन किलर्स होते हैं उनको बोलते हैं ना, एंटी एमेटिक्स होते हैं। ठीक है, नोजिया एंड वॉमिटिंग के लिए जो मेडिसिन होते हैं उनका क्या बोलेंगे, एंटी एमेटिक। बाकी एंटीबायोटिक और ये एनाल्जेसिक ही है दूसरा ऑप्शन में भी। तो इस टाइप के देखिए बेसिक जो टर्मिनोलॉजी भी आपको पता होना चाहिए, बेसिक क्वेश्चंस भी हमारे एग्जाम में पूछ लेते हैं। नहीं तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिसेप्टर इज जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। तो कौन सा है जो GPCR में आएगा, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स में आएंगे। देखिए निकोटिनिक रिसेप्टर तो लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स होते हैं ना, जो एक आपके मस्कुलिनिक होते हैं ना, मस्कुलिनिक, तो वो आपके क्या होते हैं, मस्कुलिनिक जो होते हैं वो GPCR में, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स में आते हैं। ओके, गाबा बी, अब गाबा के जो गाबा ए है और एक गाबा बी होता है। तो गाबा ए तो है आपका किस में आएगा, इसमें आ जाएगा लिगेंड गेटेड में, और मस्कुलिन इसमें आएगा जी प्रोटीन में आपका गाबा बी आ जाएगा, है ना। और जो गाबा ए है ना वो हमारा किस में आएगा, लिगेंड गेटेड में आ जाएगा। ध्यान रखना है, गाबा के रिसेप्टर से गाबा ए और गाबा बी तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो किस में आता है, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर में गाबा बी आ जाएगा। और जो गाबा ए होते हैं वो आपके किस में आएंगे, लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स में आ जाएंगे। बाकी इंसुलिन के रिसेप्टर्स जो होते हैं वो टायरोसिन काइनेज
होता है। 5sT3 जो होता है ये आपका लिगैंड गेटेड आयन चैनल में आता है, ठीक है। 5sT के जो जितने भी रिसेप्टर्स है सारे के सारे जो जी प्रोटीन मीडिएटेड होता है, लेकिन सिर्फ 5sT3 जो होता है वो लिगैंड गेटेड आयन चैनल होता है, ध्यान रखना। ओके, तो कौन सा है GPCR में आपका गाबा बी आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ओरल लिक्विड प्रेपरेशन स्पेसिफाइड इन शेड्यूल एक्स कैन बी मार्केटेड इन पैकेजिंग नॉट एक्सीडिंग। ओके, देखिए जो शेड्यूल एक्स में जो स्पेसिफाई होते हैं लिक्विड प्रेपरेशन तो उनके लिए देखिए 300 ml, 5 ml, 100 ml या 25 ml। तो ये देखिए होता है ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, 300 ml होता है लिक्विड प्रेपरेशन के लिए। तो देखिए सारा इसमें लिखा हुआ है, देखिए पैकेजिंग ऑफ ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल एक्स। ओके, शेड्यूल एक्स की ड्रग के लिए क्या पैकेजिंग स्पेसिफाई की गई है, देखिए ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल एक्स शैल बी मार्केटेड इन पैकेजिंग नॉट एक्सीडिंग, इनसे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए 100 यूनिट डोज। इन केस ऑफ टैबलेट्स और कैप्सूल्स के केस में 100 यूनिट डोज होनी चाहिए। 30 ml होना चाहिए, जो आपके क्वेश्चन में पूछा हुआ था लिक्विड और लिक्विड प्रेपरेशन के लिए, नॉट एक्सीडिंग 300 ml है। ओके, और क्या है 5 ml होता है इन केस ऑफ इंजेक्शंस के केस में। तो तीनों ही केस याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है ये। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइडियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हेल्थ इंडिकेटर। तो इनमें से जो है हेल्थ इंडिकेटर का आइडियल कैरेक्टरिस्टिक कौन सा नहीं है, नॉट पूछा है। देखिए रिलायबल होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं, रेलिवेंट होते हैं, रीसाइलेंट नहीं होता। ओके, नोट पूछा तो ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा आपका। देखिए कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं हेल्थ इंडिकेटर्स के, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, सेंसिटिविटी, स्पेसिफिसिटी, फिजिबिलिटी एंड रेलिवेंस होता है। ओके, नेक्स्ट है विच मिक्सिंग मेथड इज नॉट अ मैकेनिज्म ऑफ पाउडर की मिक्सिंग के लिए कौन सा यूज नहीं करते। देखिए डिफ्यूजिव मिक्सिंग होता है, पाउडर्स के लिए होता है, कन्वेक्टिव भी होता है, शेयर भी होता है, इम्पैक्ट मिक्सिंग ऐसा कुछ नहीं होता। ओके, तो आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बाकी पाउडर्स की मिक्सिंग के लिए डिफ्यूजिव मिक्सिंग होता है, कन्वेक्टिव मिक्सिंग जिसको मैक्रो मिक्सिंग भी बोलते हैं, और जो डिफ्यूजिव है इसको माइक्रो मिक्सिंग भी बोलते हैं। ओके, और बाकी शेयर मिक्सिंग, तीनों ही मिक्सिंग यूज करते हैं पाउडर्स के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच ड्रग अमंग द फॉलोइंग एंटी फंगल ड्रग के बारे में क्वेश्चन है। तो कह रहे हैं एक्ट बाय इनिबिटिंग फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकन इन फंगल सेल वॉल्स में जो ग्लूकन की फॉर्मेशन को इनिबिट करेगी। एलाइलमीन जिसमें टर्बिनाफिन आता है, इकाइनोकैंडिन्स जिसमें कैस्पोफंजिन आएगा, पोलियंस और एजोल्स। तो हमारे ये जो इकाइनोकैंडिन्स होते हैं ना ये करेंगे, ऐसे कैसे काम करते हैं ये एंटी फंगल होते हैं, कैसे काम करते हैं, इनिबिट करते हैं फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकन इन फंगल सेल वॉल। बात हो रही है किसकी, इकाइनोकैंडिन्स की, ऑप्शन बी राइट हो, जिसमें हमारा कैस्पोफंजिन पढ़ते हैं ना। इकाइनोकैंडिन्स क्या कहते हैं, बीटा-1,3 ग्लूकन सिंथेसिस इनिबिटर्स होते हैं ये। कैस्पोफंजिन, मिकाफंजिन और यह एनिडुलाफंजिन क्या होते हैं, इनिबिटर्स होता है फंगल बीटा-1,3 ग्लूकन सिंथेसिस को ये इनिबिट करा देते हैं। जैसे बंडल ऑफ फीस इज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इन द ह्यूमन। तो बंडल ऑफ फीस कहाँ प्रेजेंट है, देखिए हम पढ़ते हैं ऐसे नोड होता है ना, एवी नोड होता है, बंडल ऑफ फीस, पुरकिंजे, फाइबर, किसकी बात हो रही है, सारे कहाँ पर है, देखिए ब्रेन, हार्ट, किडनी या पैंक्रियाज कहाँ होते हैं, ये हार्ट में प्रेजेंट होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइसेंस फॉर होलसेल ऑफ ड्रग स्पेसिफाइड। देखिए अदर देन दोज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C1X। तो इसमें क्या पूछा है, अदर देन C1X, ठीक है। अदर देन C1X के लिए आप लोगों से पूछा है इज इशूड इन फॉर्म, तो इसके लिए कौन सा फॉर्म है, और किसके लिए पूछा, होलसेल के लिए पूछा है। देखिए होलसेल के लिए तो आपने याद रखना है बी लगेगा होलसेल के लिए। ओके, तो एक तो आपने याद रखना है, मतलब जितना भी नंबर होगा उसके आगे बी लगाना है, होलसेल के लिए याद रखना है। अब अदर देन C1X जो है ना, अदर देन C1X के लिए आपने क्या याद रखना है, 20 याद रखना है। ओके, अब होलसेल के साथ 20 जो है, मतलब कि 20 होलसेल है तो 20 के साथ बी और ऐड कर दीजिए, आपका अदर देन C1X के होलसेल के लिए 20 बी हो जाएगा। देखिए अदर देन C1X की बात हो रही है, तो जो है आपका अदर देन C1X होता है, तो इसका जो है आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो है 20 बी जो है आपको ऑप्शन बी में दिया है, तो इसको राइट कर दीजिए। एक बार देखिए मैंने जो है सारे एक बार इसमें जो है फॉर्म नंबर एक बार लिखे हुए हैं, देखिए एक बार इनको पढ़ते हैं। देखिए बहुत ही आसान भाषा में इनको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए जो आपके रिटेल्स, देखिए रिटेल सेल के लिए जो होता है, एक तो रिटेल, इसमें क्या याद करना है, इसके लिए रिटेल सेल के लिए, फिर आपको होलसेल के लिए, एक रिस्ट्रिक्टेड के लिए, और एक होलसेल विद मोटर व्हीकल होता है एक, वो है ना। देख अब जो आपका है अदर देन C1X अगर होगा, अदर देन C1X होगा तो आपने 20 याद रखना है, फॉर्म नंबर 20। ओके, अब देखिए
अगर इसकी रिटेल के लिए पूछेंगे सिंपल, अब रिटेल के लिए पूछे तो अदर देन CC1X की रिटेल के लिए पूछेंगे तो सिंपल 20 आपका फॉर्म नंबर हो जाएगा, कुछ इसके आगे कुछ भी नहीं लगाना। लेकिन अगर रिस्ट्रिक्टेड पूछे ना, रिस्ट्रिक्टेड के लिए आपने ए याद रखना है, 20 के आगे अगर ए लगा देंगे तो रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस अदर देन स्पेसिफाइड इन शेड्यूल CC1X। और अगर हमसे होलसेल का पूछा अदर देन CC1X तो हमने 20 के आगे क्या लगा दिया, देखिए 20 के आगे बी लगा दिया। और अगर कहेंगे होलसेल विद मोटर जो है मोटर व्हीकल से तो इसमें अदर देन CC1X के आगे 20 के आगे डबल बी लगा दिया, एक बार बी और लगा दिया। तो देखिए अब क्या करा हमने, जो अदर देन CC1X थे, अदर देन CC1X, तो इसके लिए आपने सिर्फ एक बात याद रखनी है कि 20 याद रखना है। ओके, अब रिटेल का पूछेंगे तो 20 रहने देंगे, रिस्ट्रिक्टेड पूछेंगे तो 20A, और अगर होलसेल पूछा तो 20B कर दिया, होलसेल विद मोटर व्हीकल पूछा तो 20BB कर दिया। तो ये हमारा हो गया अदर देन CC1X, है ना। अब ये समझ आ गया। तो ऐसे ही आपने किसका करना है, CC1 एक्सक्लूडिंग X, बिल्कुल सिंपल ऐसे ही है, लेकिन इसमें आपने फॉर्म नंबर 21 याद रखना है। मैं आपको हमेशा कहती हूँ CC1 के लिए आपको 21 याद रखना है। तो ये CC1 होता है, इसमें X इंक्लूड नहीं है, मतलब एक्सक्लूडिंग X है, तो इसके लिए आपने 21 याद रखना है। अब आप देखिए वही लगाइए इसमें भी, अगर रिटेल पूछेंगे तो आपने सिंपल 21 रहने देना है, अगर रिस्ट्रिक्टेड पूछेंगे तो आपने 21 के आगे देखिए ए लगा दिया, अगर आपसे होलसेल का पूछा तो आपने 21 के आगे बी लगा दिया, है ना। और अगर आपसे होलसेल विद मोटर व्हीकल पूछेंगे तो 21 के आगे बी लगा देंगे। याद रहेगा, बिल्कुल सिंपल है। मतलब अगर इस तरीके से आप करेंगे ना तो आपको मतलब कभी नहीं भूलेगा, आपको ये हमेशा याद रहेंगे। बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होती है इसमें। अब ये एक और रह गया, कौन सा, शेड्यूल X के लिए। देखिए X के लिए हमारा क्या होता है, X में एक तो आपका होता है रिटेल का होता है और एक X में होलसेल का, आपने दो याद रखने हैं। तो रिटेल के लिए आपका 20F याद रखना है और होलसेल के लिए 20G याद रखना है, दोनों याद रखने हैं, ठीक है। तो शेड्यूल X के रिटेल के लिए हमने 20F याद रखा, है ना। और इसमें देखिए जो है आपका X के होलसेल के लिए 20G हम लोग याद रखेंगे। ओके, मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया। अब एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। देखिए रिटेल सेल के लिए आपको अदर देन दो स्पेसिफाइड इन शेड्यूल CC1X कहा है, तो CC1X अदर देन CC1X के लिए मैंने आपको क्या बताया, 20 बताया। रिटेल के लिए सिंपल 20 ही रहने देना है। और CC1 एक्सक्लूडिंग X के लिए भी आपने जो है 21 याद करा, तो इसको भी रिटेल के लिए 21 रहने दीजिए। और शेड्यूल X के लिए तो 20 के साथ में F याद करना है, 20F होगा शेड्यूल X की रिटेल सेल के लिए। फिर रिस्ट्रिक्टेड के लिए आपने A याद रखना है। अदर देन जो स्पेसिफाइड इन शेड्यूल CC1X के लिए हमने 20 याद किया, तो 20 के आगे A लगा दीजिए। CC1 एक्सक्लूडिंग X के लिए हमने 21 याद किया, 21 के आगे A लगा दीजिए। होलसेल के लिए हमने B याद रखना है। तो अदर देन दो स्पेसिफाइड इन शेड्यूल CC1X के लिए हमने क्या देखा था, इसमें जो है 20 के आगे है, इसके लिए होलसेल में B लगा देंगे, है ना। और CC1 एक्सक्लूडिंग X में 21 है तो 21 के आगे बी लगा देंगे। और शेड्यूल X के लिए हमने 20G याद रखना है। और होलसेल विद ड्रग, होलसेल ऑफ ड्रग फ्रॉम मोटर व्हीकल के लिए डबल बी याद रखना है। अदर देन दो स्पेसिफाइड इन शेड्यूल CC1X के लिए हमने 20 देखा तो 20 के आगे दो बार बी लगा दिया। शेड्यूल जो CC1 एक्सक्लूडिंग X है उसमें 21 के आगे बी लगा देंगे, है ना। तो ये तो मेरे हिसाब से आपको बिल्कुल ये वाले फॉर्म नंबर आप लोग इसमें याद कर लीजिए। बाकी मैन्युफैक्चरिंग वाले ना वो आपको नेक्स्ट वीडियो में आगे की वीडियोज आएंगे उनमें याद कराऊंगी। ओके, तो ये मेरे हिसाब से जो है आपको सभी को क्लियर हो गएगा। अब एक क्वेश्चन देखिए, आपको ईजी लगेगा। देखिए लाइसेंस फॉर होलसेल ऑफ ड्रग, अब मैंने आपको होलसेल के लिए क्या बताया, आपने बी याद रखना है ना। अब देखिए अदर देन दोज स्पेसिफाइड इन CC1X, अदर देन CC1X के लिए क्या बताया मैंने, 20 बताया। और होलसेल के लिए बी याद रखना है, बस सिंपल आपका आंसर निकल गया। ऑप्शन जो है 20B हो गया। और अगर कहते हैं लाइसेंस फॉर, अगर रिटेल सेल के लिए होता अदर देन दो स्पेसिफाइड इन CC1X, तो रिटेल के लिए 20 हो जाता। और 21 किसके लिए है, CC1 एक्सक्लूडिंग X के लिए, रिटेल के लिए। और 21B किसके लिए, होलसेल के लिए, CC1 एक्सक्लूडिंग X, है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है मेन मिनरल कोर्टिकोड ह्यूमंस में पूछा कौन सा है। देखिए
विच इज़ द मेन मिनरलोकोर्टिकोइड। देखिए आपकी जो एड्रिनल ग्लैंड होती है ना, जो किडनी के ऊपर प्रेजेंट है, जिसको सुप्रारीनल ग्लैंड भी बोलते हैं। तो इसका एक तो कोर्टेक्स वाला पार्ट होता है, एक मेडुला वाला पार्ट होता है। मेडुला से तो एड्रिनलिन नोरएड्रिनलिन सीक्रेट होते हैं। तो कोर्टेक्स वाला पार्ट जो होता है, इससे जो है जो आपके मिनरलोकोर्टिकोइड है, ठीक है, ये सीक्रेट होते हैं। सेक्स स्टीरॉइड्स होते हैं और मिनरलोकोर्टिकोइड। ओके, तो मिनरलोकोर्टिकोइड जो है ये कोर्टेक्स वाले पार्ट से सीक्रेट हो रहे हैं। और एक ग्लूकोकोर्टिकोइड होते हैं, ग्लूकोकोर्टिकोइड, मिनरलोकोर्टिकोइड और सेक्स स्टीरॉइड्स। तो मिनरलोकोर्टिकोइड जो होते हैं ना आपके, इसी में ही हमारा क्या आता है, मिनरलोकोर्टिकोइड में हमारा आता है एल्डोस्टेरोन आता है। क्या आता है, एल्डोस्टेरोन। क्या है, मिनरलोकोर्टिकोइड होता है। तो आपका आंसर हो जो है ऑप्शन सी निकल के आएगा। एल्डोस्टेरोन किस में आता है, मिनरलोकोर्टिकोइड में, याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टाइम इंटरवल बिटवीन प्लेसिंग द ऑर्डर। ठीक है, आपने एक ऑर्डर प्लेस किया फॉर परचेज एंड रिसिप्ट ऑफ आइटम। ठीक है, ऑर्डर परचेज किया मतलब कि प्लेस किया, उससे और जब तक आपने जो आइटम को रिसीव करा उसके बीच का टाइम इंटरवल जो है उसको क्या कहेंगे, बफर टाइम, लीड टाइम, रीऑर्डर या वेटिंग। तो इसको बोलेंगे लीड टाइम होता है ये। ओके, ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑफ द फॉलोइंग एंटीकोलिनर्जिक ड्रग, सिंपल एंटीकोलिनर्जिक क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है। देखिए डाइसाइक्लोमीन दिया है, प्रोप्रानोलोल। देखिए लोल वाले हमें पता है बीटा ब्लॉकर होते हैं ना, तो प्रोप्रानोलोल तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है। एड्रेनालिन जो आपका एपिनेफ्रिन होता है, कितनी इंपॉर्टेंट ड्रग है। तो ये आपकी हमारी जो सिंपैथोमिमेटिक्स जो होते हैं ना हमारे, उसमें एड्रेनालिन, नोरएड्रेनालिन सारे हम पढ़ते हैं, कैटेकोलामिन्स होते हैं ना, तो ये उसमें आता है। डोनिपिजिल, गैलेंटामिन, रिवास्टिग्मिन, ये सब की आपकी जो है एंटीकोलिनस्ट्रेजेस हैं ये, है ना। तो ये तो इनडायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग में आ गया। अल्जीमर डिजीज में यूज होती है डोनिपिजिल, गैलेंटामिन, रिवास्टिग्मिन, ये सब आपकी ड्रग्स है जो अल्जीमर डिजीज में यूज होती है। तो ये एंटीकोलिनस्ट्रेजेस में आते हैं। तो हमारा एंटीकोलिनर्जिक कौन सा हुआ, एक ही बच गया, कौन सा, डाइसाइक्लोमिन जो आपका एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है। ओके, नेक्स्ट ड्रग यूज फॉर रेयर डिजीज आर नोन एज। तो रेयर डिजीज के लिए जो ड्रग यूज होंगी उन्हें क्या कहेंगे, ऑर्फन ड्रग, रेयर ओवर द काउंटर इमरजेंसी, दीज आर कॉल्ड एज ऑर्फन ड्रग्स। तो ऑर्फन ड्रग्स क्या होते हैं, दीज आर द ड्रग्स विच आर यूज फॉर रेयर डिजीज। ध्यान रखना, ऑर्फन ड्रग्स की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो फॉलोइंग से लैक्सेटिव, तो इनमें से लैक्सेटिव कौन सा है, अलो, रिजर्पिन, अर्जुना या डिजिटल। जो आप देखिए एंथ्रेक्नो ग्लाइकोसाइड्स पढ़ते हैं, सैना, अलो, रुबाब, कैस्कैरा, तो ये सारे आपके लैक्सेटिव होते हैं। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा, है ना। तो अलो क्या है, लैक्सेटिव होता है। रिजर्पिन जो है आपका रोवोल्फिया से ऑब्टेन होता है ना, इंडोलैक्टोइड्स में आता है रोवोल्फिया। तो रोवोल्फिया से रिजर्पिन ऑब्टेन होता है जो एंटी हाइपरटेंसिव होता है। ओके, अर्जुना जो है टर्मिनल अर्जुना आपकी टैनिन्स वाले ड्रग में आता है। डिजिटालिस कार्डिक ग्लाइकोसाइड होता है। नेक्स्ट आपका एबीसी एनालिसिस के ऊपर क्वेश्चन है। एबीसी एनालिसिस में क्या पूछा है, ए क्लास जो देखिए इसमें आइटम्स को ए बी सी ऐसे डिवाइड किया गया है ना, ए आइटम, बी आइटम, सी आइटम। तो ए क्लास में कौन से आइटम आते हैं, देखिए आइटम्स आर 10% टोटल आइटम बट फॉर्म 70% टोटल कॉस्ट ऑफ आइटम। मतलब कि ये 70% जो है कॉस्ट, टोटल कॉस्ट का 70% होते हैं और आइटम्स का सिर्फ 10% है, मतलब कि बहुत ही कॉस्टली आइटम है ये इसमें। तो ये ही हमारे क्या होते हैं, ए आइटम्स होते हैं, जो क्या कहते हैं कि आइटम्स का 10% लेकिन कॉस्ट जो है उसका 70% है, इतने कॉस्टली है ये आपके ए आइटम्स होते हैं। ओके, बाकी ऑप्शंस में 70% आइटम्स का लिखा हुआ है पर 10% कॉस्ट कंज्यूम करेंगे और 20% 20 लिखा हुआ है, दीज आर वाइटल रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल ऑफ पेशेंट। तो हमारा आंसर तो है देखिए ऑप्शन ए ही राइट हो जाना है, आपका ऑप्शन ए राइट हो गया। अभी हम देख लेते हैं ए आइटम, बी आइटम और सी आइटम के बारे में। देखिए ए आइटम जो होते हैं 10% टोटल इन्वेंट्रीज, मतलब कि जो टोटल आइटम्स का 10% होते हैं, लेकिन जो बजट है ना, कॉस्ट जो है वो 70% कंज्यूम कर रहे हैं, दीज आर मोस्ट जो कॉस्टली आइटम्स होते हैं। बी आइटम 20 करना है, इसके लिए 20% बजट कंज्यूम करेंगे, 20% ही इन्वेंट्री का, टोटल आइटम्स का 20% होते हैं। सो सी आइटम ऑपोजिट हो जाएगा 1 वाले का, ए वाले का 70% होता है टोटल इन्वेंट्री का और 10% जो होते हैं बजट कंज्यूम करेंगे। ओके, तो ये ए बी सी आइटम्स जो हैं ए बी सी एनालिसिस में, तो ए बी सी एनालिसिस में ए जो आपका ए बी सी ऑलवेज बेटर कंट्रोल, ये भी हमसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, क्या होता है ए बी सी का मतलब ऑलवेज, फिर बी से क्या होता है बेटर, सी से क्या होता है कंट्रोल होता है। ओके, तो ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरिवर्सिबल सेलुलर इंजरी कौन सी होती है, देखिए नेक्रोसिस, हाइपरप्लाजिया, हाइपरट्रोफी, डिस्लिपिडीमिया। तो इरिवर्सिबल जो आपकी इंजरी जो होती है उसे क्या कहेंगे, नेक्रोसिस कहेंगे। ओके, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट। ओटीसी स्टैंड्स फॉर,
तो OTC का मतलब होता है, क्या होता है, OTC का मतलब होता है ओवर द काउंटर होता है। ओके, ऑप्शन जो है आपका ए राइट हो जाएगा। OTC स्टैंड्स फॉर ओवर द काउंटर। जिन ड्रग्स के लिए कोई भी प्रिस्क्रिप्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती ना, वो OTC ड्रग्स होती है। जैसे पैरासीटामोल जो होता है ना, वो OTC ड्रग्स में आता है। द फॉलोइंग ड्रग इज अ विटामिन के एंटागोनिस्ट एंटीकोएगुलेंट। ओके, तो इनमें से कौन सी ड्रग है जो विटामिन के का क्या है, एंटागनिस्ट होता है। ऑप्शंस हैं, देखिए हिपैरिन है, वॉरफेरिन है, इनोक्सापैरिन है, डाल्टीपैरिन। देखिए विटामिन के जो है, विटामिन के का जो एंटागनिस्ट है वो होता है वॉरफेरिन। ओके, और वॉरफेरिन किस में आता है, वॉरफेरिन जो होता है हमारे ओरल एंटीकोएगुलेंट्स जो होते हैं, ओरल एंटीकोएगुलेंट्स में वॉरफेरिन आता है। वॉरफेरिन जो होता है कोमेरिन डेरिवेटिव होता है। क्या होता है, कोमेरिन डेरिवेटिव में हमारा वॉरफेरिन आता है। ओके, तो हमारा देखिए वॉरफेरिन जो है विटामिन के का जो एंटागनिस्ट है वो वॉरफेरिन है, और वॉरफेरिन का जो एंटीडोट एंटागनिस्ट देखें तो वो विटामिन के होता है। ओके, और देखिए हिपैरिन जो है ये पेरेंट्रल, ओके, पेरेंट्रल एंटीकोएगुलेंट्स में हमारा हिपैरिन आता है। वॉरफेरिन ओरल में हो गया। इनोक्सापैरिन, डाल्टीपैरिन, देखिए पैरिन्स वाले जो इनोक्सापैरिन, डाल्टीपैरिन, परनापैरिन है ना, ये लो मॉलिक्यूलर वेट हिपैरिन्स होते हैं। क्या होते हैं, लो मॉलिक्यूलर वेट हिपैरिन्स। ओके, नेक्स्ट है एज पर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल्स 1945। तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट कब आया, 1940 में आया। इसके रूल्स कब आए, तो ये 1945 में आए। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ड्रग एंड कह रहे हैं एज पर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस द ड्रग शैल बी डीम्ड टू बी स्पूरियस। तो इनमें से कौन सी कंडीशन है जिसमें ड्रग को क्या कहेंगे, स्पूरियस कहेंगे, है ना। देखिए इफ इट इज इम्पोर्टेड अंडर ए नेम विच बिलोंग्स टू अनदर ड्रग। ओके, अगर इसको इम्पोर्ट किया गया है अंडर ए नेम विच बिलोंग्स टू अनदर ड्रग तो ये तो स्पूरियस हो गई। जैसे इफ इट परपोर्ट्स टू बी द प्रोडक्ट ऑफ ए मैन्युफैक्चरर ऑफ whom it is not ट्रूली अ प्रोडक्ट, तो ये भी स्पूरियस की डेफिनेशन में पढ़ते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बोथ हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ओके, देखिए एक तो आप लोग पढ़ते हैं क्या, स्पूरियस ड्रग्स पढ़ते हैं, एक मिसब्रांडेड और एक अडल्टरेटेड। ओके, तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो स्पूरियस का तो हो गया क्या, इफ इट इज इम्पोर्टेड अंडर ए नेम विच बिलोंग्स टू अनदर ड्रग, और एक है इफ इट परपोर्ट्स टू बी प्रोडक्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ व्हम इट इज नॉट ट्रूली अ प्रोडक्ट। ओके, तो ये स्पूरियस ड्रग होती है, सब्स्टिट्यूट्स होती हैं, रिजेंबल ड्रग होते हैं और इमिटेशंस होती हैं। और जो आपकी मिसब्रांडेड ड्रग होती हैं, मिसब्रांडेड ड्रग में होता है नोट लेबल्ड इन द प्रॉपर मैनर, में उसको लेबल नहीं किया गया है ना, नोट लेबल्ड इन अ प्रिस्क्राइब मैनर। फिर एक होता है कलर विच इज नॉट प्रिस्क्राइब, इफ इट कंटेन अ कलर विच इज नॉट प्रिस्क्राइब तो ये मिसब्रांडेड हो जाएगी। इफ इसके जो लेबल होता है, इफ इट्स लेबल बियर्स अ स्टेटमेंट विच इज फॉल्स और मिसलीडिंग स्टेटमेंट प्रेजेंट है तो वो भी आपका मिसब्रांडेड में आएगा। ओके, तो मिस ब्रांडेड में हम याद करेंगे क्या क्या, इफ इट कंटेन ए कलर विच इज नॉट प्रिस्क्राइब्ड, नॉट लेबल्ड इन द प्रिस्क्राइब मैनर, और लेबल कंटेन ए फॉल्स और मिसरीडिंग स्टेटमेंट, तो ये हमारे मिस ब्रांडेड का है। और अडल्टरेटेड का मतलब होता है कि एक तो इसको अगर मैन्युफैक्चर किया गया या स्टोर किया गया है अनहाइजीनिक कंडीशन में, तो ये हमारा क्या हो गया, अडल्टरेटेड ड्रग हो गया। ओके, अगर ड्रग में मिक्स कर दिया गया कोई भी हार्मफुल, है ना, हार्मफुल सब्सटेंस मिक्स कर दिया गया, या फिर इसमें कोई भी फिल्थी डिकम्पोज सब्सटेंस प्रेजेंट है ड्रग में, तो भी हमारी क्या अडल्टरेटेड ड्रग हो जाएगी। ओके, या फिर ड्रग में मिक्स कर दिया ऐसा सब्सटेंस जो क्या करता है, इसकी जो क्वालिटी या स्ट्रेंथ को डिक्रीज करता है, किसको, क्वालिटी को, तो ये भी आपकी क्या होती है, अडल्टरेटेड ड्रग हो जाती है। ओके, तो ये देखिए तीनों आपको पता होना चाहिए, स्पूरियस, मिसब्रांडेड, अडल्टरेटेड के बारे में क्वेश्चन बनते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है ड्रग विद हाई एफिनिटी फॉर रिसेप्टर। देखिए एक ड्रग है जिसकी जो है हाई एफिनिटी है रिसेप्टर्स के लिए, जिसकी एफिनिटी हाई है और हाई, देखिए इंट्रिंसिक एक्टिविटी भी हाई है ना, एफिनिटी भी हाई है, इंट्रिंसिक एक्टिविटी भी हाई है, तो ये हमारे होते हैं एगोनिस्ट होते हैं, जिनकी क्या होती है, एफिनिटी होती है और इंट्रिंसिक एक्टिविटी भी हाई होती है। इंट्रिंसिक एक्टिविटी को मेजर करते हैं 0 से 1 होती है, तो एगोनिस्ट की इंट्रिंसिक एक्टिविटी 1 होती है। ओके, देखिए एंटागनिस्ट जो होते, पहले आप आंसर टिक कर लीजिए, एगोनिस्ट, एंटागनिस्ट जो होते हैं इनकी एफिनिटी तो होती है,
है ना, लेकिन जो इंट्रिंसिक एक्टिविटी होती है वो जीरो होती है। ओके, फिर आपके इनवर्स एगोनिस्ट और पार्शियल एगोनिस्ट होते हैं। तो देखिए आपका आंसर तो एगोनिस्ट हो गया। बाकी देखिए एफिनिटी का मतलब होता है एबिलिटी ऑफ ड्रग टू कंबाइन विद द रिसेप्टर, रिसेप्टर से बाइंड करने की जो एबिलिटी होती है उसको क्या बोलते हैं, एफिनिटी बोलते हैं। और इंट्रिंसिक एक्टिविटी होती है एबिलिटी ऑफ ड्रग टू एक्टिवेट और इंड्यूस कन्फर्मेशनल चेंज इन रिसेप्टर। तो जो इंट्रिंसिक एक्टिविटी 0 से 1 होती है। तो एगोनिस्ट का हमने क्या देखा, एफिनिटी भी होती है और इंट्रिंसिक एक्टिविटी मैक्सिमम होती है, मतलब कि 1 होती है। और एंटागनिस्ट में एफिनिटी तो होती है बट इंट्रिंसिक एक्टिविटी 0 होती है। पार्शियल एगोनिस्ट में हैव एफिनिटी बट इंट्रिंसिक एक्टिविटी -1 होती है। ओके, नेक्स्ट है इन द कंटेक्स्ट ऑफ सिंपल एपिथेलियल टिश्यू ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो आपके जो टिश्यूज़ होते हैं ना, डिफरेंट 4 टाइप के टिश्यूज़ पड़ते हैं, एपिथेलियल टिश्यू होता है ना उसमें से एक। तो कह रहे हैं कि सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के बारे में दिया हुआ, विच एपिथेलियल सेल्स को क्या कोल्ड पेवमेंट एपिथेलियल सेल्स। तो इनमें से कौन सा एपिथेलियल सेल्स है जिनको क्या बोलते हैं, पेवमेंट एपिथेलियल बोलते हैं। देखिए स्क्वैमस को कहेंगे क्यूबॉइडल सिलिएटेड कोल्यूमनार। तो आपका जो स्क्वैमस एपिथेलियम होता है ना उसी क्या बोलते हैं, पेवमेंट एपिथेलियम बोलते हैं। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। ओके, देखिए जो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल जो है उसको पेवमेंट एपिथेलियम या टेसलेटेड एपिथेलियम भी बोलते हैं। तो इसको पेवमेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी अपीयरेंस जो टाइल लाइक अपीयरेंस होती है इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पेवमेंट एपिथेलियम भी बोलते हैं। जैसे लेप्टोस्पायरोसिस डैश इन्फेक्शन, लेप्टोस्पायरोसिस जो है किस टाइप का इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल है, पैरासिटिक है, वायरल है, फंगल है। तो देखिए बैक्टीरियल इन्फेक्शन में आता है लेप्टोस्पायरोसिस। देखिए लेप्टोस्पायरोसिस क्या होता है, ये ब्लड इन्फेक्शन होता है कोज बाय बैक्टीरिया, लेप्टोस्पायरा बैक्टीरिया कोज करता है, दैट कैन इन्फेक्ट ह्यूमन, डॉग, रोडेंट्स एंड मैनी अदर वाइल्ड एंड डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। साइन एंड सिम्टम्स जो होते हैं इसमें हेडेक, मसल पेन्स एंड फीवर से सीवियर में ब्लीडिंग इन लंग्स एंड मेनिंजाइटिस भी हो सकता है। देखिए वेल डिजीज जो होता है वो क्या एक्यूट सीवियर फॉर्म होता है लेप्टोस्पायरोसिस का। ओके, तो वेल डिजीज क्या है, सीवियर फॉर्म ऑफ लेप्टोस्पायरोसिस। कोज द इन्फेक्टेड इंडिविजुअल टू बिकम जॉन्डिस, में जो इन्फेक्टेड इंडिविजुअल होता है उसको जॉन्डिस हो जाएगा। ओके, स्किन एंड आइज बिकम येलो, डेवलप किडनी फेलियर एंड ब्लीड। तो ये आपका सारा है लेप्टोस्पायरोसिस के बारे में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच सेक्शन ऑफ ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1945। तो ड्रग मैजिक रेमेडीज एक्ट है आपका 1945 का है। इसको ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट एक्ट भी बोलते हैं। ओके, इज रिलेटेड विद प्रोहिबिशन ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट रिलेटेड टू ड्रग। तो जो ये प्रोहिबिशन ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट जो है ड्रग से रिलेटेड, तो ये कौन से सेक्शन में आती है, सेक्शन 4, 12, 10 या 8। तो देखिए ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट के सेक्शन 4 में आता है, ये ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट कोज डिसकलरेशन ऑफ टीथ इफ टेकन विद मिल्क। ओके, देखिए इनमें से कौन सी ड्रग है जिसको मिल्क के साथ में देंगे तो टीथ का डिसकलरेशन करा देगी। टेट्रासाइक्लिन दिया, पेनिसिलिन, मेट्रोनिडाजोल, सिप्रोफ्लॉक्सासिन। देखिए आपकी टेट्रासाइक्लिन होती है ना, तो मिल्क के साथ में इंसोल्युबल चिलेट्स बना लेती है। ओके, तो अगर इसको मिल्क के साथ में देते हैं तो क्या होता है, टीथ का डिसकलरेशन करा देती है। ओके, टेट्रासाइक्लिन जो होती है आपकी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में आती है। टेट्रासाइक्लिन, क्लोरामफेनिकोल भी आती है, दोनों क्या होती है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती है। टेट्रासाइक्लिन और क्लोरामफेनिकोल दोनों ही क्या होते हैं, बैक्टीरियोस्टैटिक होते हैं। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी एक एग्जाम में पूछा हुआ था विच ऑफ द फॉलोइंग इज बैक्टीरिसाइडल इन नेचर। तो बैक्टीरियोस्टैटिक कौन सी है आपकी ड्रग्स और बैक्टीरिसाइडल कौन सी है। तो टेट्रासाइक्लिन, क्लोरामफेनिकोल बैक्टीरियोस्टैटिक होती है और एक मैक्रोलाइड होती है। मैक्रोलाइड्स जो होती है ना वो भी बैक्टीरियोस्टैटिक होती है। अब बैक्टीरिसाइडल जो होती है, साइडल में आपकी आती है पेनिसिलिन आती है, सिफालोस्पोरिन्स आती है और एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स आती है। एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स आपकी बैक्टीरिसाइडल होती है। पेनिसिलिन, सिफालोस्पोरिन्स भी बैक्टीरिसाइडल है, ध्यान रखना। स्टैटिक में टेट्रासाइक्लिन आ गया, क्लोरामफेनिकोल आ गया, मैक्रोलाइड्स आ गई, जैसे आपकी इरिथ्रोमाइसिन है ना, ये मैक्रोलाइड्स जो होती है ये बैक्टीरियोस्टैटिक होती है, थोड़ा सा ध्यान रखना है इसको बात को। ओके, और पेनिसिलिन जो है आपकी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक में आती है। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक में हमारी पेनिसिलिन होती है, सिफालोस्पोरिन्स होती है, कार्बापिनम्स होती है, मोनोबैक्टम्स होती है ना। तो ये हमारी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स में जिसमें बीटा लैक्टम रिंग प्रेजेंट होती है। ओके,
मेट्रोनिडाजोल जो है एंटी अमीबिक ड्रग होती है। इसमें इमिडाजोल, देखिए इसके बारे में एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया मेट्रोनिडाजोल के बारे में कि इसमें कौन सा रिंग प्रेजेंट है, तो इमिडाजोल नाम से पता लग रहा है ना। तो इमिडाजोल डेरिवेटिव होता है, नाइट्रो इमिडाजोल प्रेजेंट होता है इसमें, ओके, मतलब नाइट्रो ग्रुप भी प्रेजेंट है। मेट्रोनिडाजोल इज इमिडाजोल डेरिवेटिव, ओके। सिप्रोफ्लोक्सासिन जो है ये आपका फ्लोरोक्विनोलॉन्स में आता है, जो डीएनए गायरेज को इनहिबिट करती है ड्रग्स, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर्स के एग्जाम्पल है एक्सेप्ट एक को छोड़ के। देखिए नायलॉन, सिल्क, कैटगट या मेटालिक सूचर। देखिए हमें पता है, देखिए कैटगट जो है एब्जॉर्बेबल सूचर्स में आता है, तो सिर्फ आंसर बिल्कुल सिंपल ही है, नॉन एब्जॉर्बेबल है सारे के सारे एक को छोड़ के, तो कैटगट ही है जो एब्जॉर्बेबल में आता है, तो नॉन एब्जॉर्बेबल में तो आएगा नहीं, तो हमारा आंसर ऑप्शन 3 हो गया, कैटगट हो गया, ओके। देखिए सूचर्स जो होते हैं ना ये एब्जॉर्बेबल होते हैं, नॉन एब्जॉर्बेबल। एब्जॉर्बेबल में हमारा कैटगट आ गया, कंगारू टेंडन, ब्रोकाफिल आता है, और नॉन जो एब्जॉर्बेबल है उसमें सिल्क, लाइनन, कॉटन, सिंथेटिक थ्रेड होते हैं, हॉर्सहेयर, मेटल एंड अलोज एंड सिल्कवॉर्म कट आता है, ओके। नेक्स्ट विच चैप्टर ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल्स 1945। तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है 1940 का, ये क्वेश्चन भी आता है कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट कब पास हुआ, 1940 में पास हुआ, इसके रूल्स कब आए, 1945 में आए। तो कह रही है विच इसका कौन सा चैप्टर होता है, रिलेटेड होता है विद द इंपोर्ट ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स। तो इंपोर्ट ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के कौन से चैप्टर्स में आता है, चैप्टर 3 में, 2 में, 5 में, 4 में या 5 में, ओके। देखिए इसमें 1 2 3 4 5 चैप्टर्स होते हैं इसमें। तो जो आपका इंपोर्ट ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स होता है ना वो आपका आता है चैप्टर नंबर 3 में आता है, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा, ओके। देखिए ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट होता है, इसको डिवाइड किया गया है, इसके 5 चैप्टर्स है, 18 पार्ट्स हैं। तो 5 चैप्टर्स कौन कौन से हैं, फर्स्ट चैप्टर में इंट्रोडक्शन है, चैप्टर नंबर 2 में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डी टैब है ना, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, डीसीसी ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी एंड सीडीएल सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, इन सबका कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर नंबर 2 में है। चैप्टर नंबर 3 में है इंपोर्ट ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स। चैप्टर नंबर 3 में क्या आता है, जो हमारे क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ था, इंपोर्ट ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स। चैप्टर नंबर 4 में 2 पार्ट है, 4 और 4A। 4 में है मैन्युफैक्चरिंग, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 में क्या, मैन्युफैक्चरिंग, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स। और 4A जो होता है उसमें है प्रोविजंस रिलेटेड टू आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी ड्रग्स। और चैप्टर नंबर 5 क्या होता है, मिसलेनियस होता है, ओके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मीनिंग एंड फुल फॉर्म ऑफ एड लिबिटम आर डैश एंड डैश। तो एड ADLIB दिया आपको, इसका फुल फॉर्म तो होता है, इसमें फुल फॉर्म और मीनिंग दोनों बताने हैं ना आपने। देखिए मीनिंग एंड फुल फॉर्म, तो यहाँ पर मीनिंग बताना है, यहाँ पर फुल फॉर्म रिस्पेक्टिवली। तो देखिए फुल फॉर्म होता है एड लिबिटम होता है, तो एड लिबिटम तो आपको सारे ऑप्शन में दे रखा है ना। तो इसका मीनिंग मतलब पता होना चाहिए। देखिए रिमाइंडर है, हाफ है, एज मच एज यू प्लीज, एज ऑफन एज नेसेसरी। देखिए इसका जो मीनिंग होता है एज मच एज यू प्लीज होता है, ऑप्शन हमारा 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट है, मिथाइल पैराबेन और प्रोपाइल पैराबेन में बी यूज इन द प्रेपरेशन ऑफ ऑइंटमेंट्स एज। तो जो पैराबेन्स होते हैं, मिथाइल पैराबेन, प्रोपाइल पैराबेन, बिल्कुल सिंपल है, क्या होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं ना। तो ये मिथाइल पैराबेन, प्रोपाइल पैराबेन क्या है, ये प्रिजर्वेटिव हैं। तो आपको ऑप्शंस में यही दिया है, ये ऑप्शन 1 में दिया हुआ है, प्रिजर्वेटिव होते हैं ये, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज जूनोटिक डिजीज। तो जूनोटिक डिजीज कौन सा है, रेबीज है, डिप्थीरिया है, रुबेला है, काला आजार है। तो देखिए जूनोटिक डिजीज में आपका क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए आ जाएगा। रेबीज जो है ये क्या है, एक एग्जांपल है किसका, जूनोटिक डिजीज में आता है। देखिए जूनोटिक डिजीज में कौन कौन सी डिजीज आएंगी, रेबीज आ जाएगा, एंथ्रेक्स आ जाएगा, प्लेग आ जाएगा, टीबी आ जाएगा, ट्यूबरकुलोसिस, ओके, ब्रुसेलोसिस, ये सब आपके जूनोटिक डिजीज में आती है। जैसे विच पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन कंटेन प्रिस्क्राइबर्स डायरेक्शन टू फार्मासिस्ट रिगार्डिंग द डोजेस फॉर्म टू बी प्रिपेयर्ड एंड नंबर ऑफ डोज टू बी डिस्पेंस्ड, ओके। कह रहे विच पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन के पार्ट्स के ऊपर क्वेश्चन है, कौन सा पार्ट है प्रिस्क्रिप्शन का जिसमें क्या प्रेजेंट है, क्या कंटेन करता है, प्रिस्क्राइबर्स इन डायरेक्शन टू फार्मासिस्ट, ओके।
डायरेक्शन टू फार्मासिस्ट प्रिस्क्रिप्शन के कौन से पार्ट में आता है? देखिए सब्सक्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन, सुपरस्क्रिप्शन, सिग्नेचर। देखिए प्रिस्क्रिप्शन में एक पार्ट तो आपका आता है सुपरस्क्रिप्शन, जिसमें आपका RX आता है, टेक 2 या यूटेक, जिसका मतलब होता है। फिर आपका इंस्क्रिप्शन में इंग्रेडिएंट्स आते हैं। सब्सक्रिप्शन होता है डायरेक्शन टू फार्मासिस्ट, जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सिग्नेचर क्या होता है? डायरेक्शन टू द पेशेंट होता है, डायरेक्शन टू पेशेंट जो होता है आपका सिग्नेचर होता है, ध्यान रखना। तो हमारा आंसर ऑप्शन जो है ए हो गया। ओके, नेक्स्ट है 1 टेबल स्पून फुल इज इक्वल टू। ऑप्शंस देखिए 5 ml, 15 ml, 25 और 30 ml। कन्वर्जन्स के ऊपर क्वेश्चन है। 1 टेबल स्पून फुल में कितना, 1 टेबल स्पून फुल में कितना ml होता है? ओके, तो 1 टेबल स्पून फुल में 15 ml होता है, ध्यान रखना। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। देखिए 1 टी स्पून फुल में 4 ml होता है, 1 डेजर्ट स्पून फुल में 8 ml, 1 टेबल स्पून फुल में 15 ml, 1 फ्लूइड आउंस में 30 ml या 30 ml और 2 टेबल स्पून फुल भी बोल सकते हैं ना। फिर 1 वाइन ग्लास फुल में 60 ml होता है, 1 टी कप फुल में 120 ml, 1 टम्बलर फुल में 240 ml होता है। ओके, तो ज़्यादातर ना ये टी स्पून फुल और जो टेबल स्पून फुल है और एक फ्लूइड आउंस है ना, मतलब कि स्टार्टिंग के 4 वाले ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देने वाले हैं। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, फर्स्ट ब्रिटिश फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन। तो फर्स्ट BP कब पब्लिश हुआ था? 1864, 1968, 1932 या 1885? तो इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना। चैनल पर नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।